नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं रिपोर्ट्स का फाइनल शॉट। इसके अंदर हम लोग 4 रिपोर्ट को देखने वाले हैं, 4 डॉक्यूमेंट को देखने वाले हैं। एक यूनियन बजट, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे, तीसरा आरबीआई एनुअल रिपोर्ट और चौथा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये जो 4 रिपोर्ट है, ये टॉप 4 रिपोर्ट है फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026। 2026 के लिए जो एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर ये 4 रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये चारों रिपोर्ट को हम लोगों ने कवर करा दिया है इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको एक काम करना है, आपको लाइक कर देना है। नहीं, आपको एक काम करना है क्या, आपको पूरा वीडियो आप जब देख लोगे तो आप जो पीडीएफ है उसको रीड कर लेना, बस वही आपका काम है। बस इतना आप कर लो, आपको हर चीज याद भी रहेगा और एग्जामिनेशन में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक, ओके। अभी चक दे पट्टी, ठीक है, नप दे गिल्ली। लाइक जरूर करके जाना और कमेंट अच्छा से कर दो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं पूरा रात भर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, और अभी देखो दिन हो गई है और चिड़िया का चहचहाट है, और अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि अभी आपको ये वीडियो इसी दिन मिल जाए। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करो और एक मस्त सा शेयरिंग कर दो और सब्सक्राइब करके जाओ। आपको भी बेनिफिट मिलेगा, हमको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो चक दे फटे नब दे गिल्ली। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं। इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का जो भी ग्रोथ हुआ है, जो भी खर्चा हुआ है, वो सारा का रिपोर्ट कार्ड जब सरकार देता है जनता को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का होता है और बजट जो है वो आने वाला साल का होता है। तो इस बार का जो बजट हम लोग पढ़ेंगे वो 2026-27 के लिए पढ़ेंगे, और इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पढ़ रहे हैं ये पिछले साल का पढ़ रहे हैं, 2025-26 का पढ़ रहे हैं। ठीक है, 2025-26 को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं FY26। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी जो भी डेटा यहाँ पर है वो सारा इकोनॉमिक सर्वे का डेटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इस बार 16 चैप्टर्स ऐड किए गए हैं। 16 चैप्टर्स के अंदर जो चैप्टर 13 तक है उसमें डेटा आपको बताया गया है, और चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 जो है वो कुछ रिकमेंडेशन है, उसमें कुछ जानकारी दिया गया है, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ताकि उस इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करके आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इकट्ठा हो सके। ठीक है, तो वो 3 गो चैप्टर के बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग बाकी जो कोर इकोनॉमिक सर्वे है उसको ही हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ग्रोथ के बारे में क्या बात कहा गया। ग्रोथ के बारे में बात कहा गया कि इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और वो लगातार 4 सालों से। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है फॉर 4 कंसेक्यूटिव ईयर्स। एस्टिमेटेड रियल जीडीपी ग्रोथ कितना हुआ है 7.4%, और रियल जीवीए ग्रोथ कितना हुआ है 7.3% FY26 में। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 7% से ग्रोथ किया है, और जीडीपी का कितना परसेंट शेयर है, ये 61.5% शेयर। ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 7.8% से ग्रोथ किया है, 30.5% ऑफ जीडीपी इतना शेयर है। ठीक है, ये तो हो गया ग्रोथ का सिनेरियो। इन्फ्लेशन का बात करते हैं। इन्फ्लेशन फाइनेंशियल 26 का हाफ वन में, पहला हाफ में जीडीपी ग्रोथ 8% था और इन्फ्लेशन 1.7% था। तो इन्फ्लेशन तो कम है, बहुत कम है। इसका क्या कारण है, इसका मेन कारण है फूड का डिफ्लेशन। फूड का प्राइस कम हो गया था, वेजिटेबल का प्राइस कम हो गया था, पर्टिकुलरली प्याज, लहसुन और आलू, इसका प्राइस बहुत कम हो गया था। डिसइन्फ्लेशन का एक और कारण था रिकॉर्ड सेरियल प्रोडक्शन। इस बार मानसून अच्छा हुआ था तो हम लोग का अनाज का भी प्रोडक्शन अच्छा हुआ, तो अनाज का प्रोडक्शन अच्छा हुआ, वेजिटेबल का प्राइस कम हो गया, और फूड का भी डिफ्लेशन हो गया। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कम हो गया। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है 1.7%, ग्लोबल लेवल पर कितना है 4.2%। ठीक है, ग्लोबली अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन है 4.2%, और इंडिया में हेडलाइन इन्फ्लेशन कितना है 1.7%। ये कम क्यों है, फूड डिफ्लेशन की वजह से, वेजिटेबल प्राइस का कम होने की वजह से, और रिकॉर्ड सेरियल प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, तो ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब सरकार का क्या काम है ये देखते हैं। सरकार का इनकम, सरकार का खर्चा, सरकार का जो रिवेन्यू है, जो पैसा आया है वो बढ़ा है और तेजी से बढ़ा है। प्री पैंडेमिक 8.5% ऑफ जीडीपी के रेट से ग्रो करता था सरकार का रिवेन्यू, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक 9.1% ऑफ जीडीपी से ग्रो कर रहा है, इस रफ्तार पे ग्रो कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स भी ग्रो किया, इनडायरेक्ट टैक्स भी ग्रो किया है। डायरेक्ट टैक्स में अगर आप देखोगे तो आईटीआर जो है वो FY22 में 6.9 करोड़ ही फाइल होता था, अब 9.2 करोड़ फाइल होता है आईटीआर FY25 में। इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा है, जो ग्रॉस जीएसटी है वो 6.7% से ग्रो किया है इन अप्रैल टू दिसंबर 2025। ठीक है, ये तो हो गया कि सरकार के पास जो पैसा आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से भी पैसा आ रहा है, ऊपर ओवरऑल भी पैसा आ रहा है, सब ग्रो किया है। खर्चा कितना किया है, तो सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें खर्चा गया है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम खर्चा किया है, और सब्सिडी कम खर्चा किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब आप लोग को मालूम है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो कैपिटल एसेट बनाने के लिए हम लोग खर्चा किया। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, यानी कि इफेक्टिव कैपेक्स का मतलब होता है कि कितना हम लोग कैपिटल एसेट बनाने के लिए खर्चा किए हैं, प्लस हम लोग कितना ग्रांट दे दिए हैं कैपिटल एसेट बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रांट प्लस एक्चुअल में कितना खर्चा किया, दोनों मिला करके उसको बोल रहे हैं हम लोग इफेक्टिव कैपेक्स। तो इफेक्टिव कैपेक्स जो है वो प्री पेंडेमिक 2.7% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, FY25 में 4% ऑफ जीडीपी हुआ है। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कम हुआ है, FY22 में 13.6% ऑफ जीडीपी हुआ करता था, FY25 में 10.9% ऑफ जीडीपी हुआ है। सब्सिडी जो है वो कम हुआ है, FY22 में 1.9% था, 0.7 गिर करके FY25 में 1.2% हो गया है। कारण बताया गया है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो उसका एफिशिएंसी हो गया है, उसका एफिशिएंसी की वजह से सब्सिडी हम लोग कम की है। ठीक है, डेफिसिट का बात करते हैं। डेफिसिट का क्या मतलब होता है, हम लोग खर्चा किए 10 रुपया, कमाए थे 5 रुपये, 5 रुपये कमा कर 10 रुपये खर्चा कर दिए। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, जितना एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए वो हो गया डेफिसिट, उसको डेफिसिट बोलते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पैसा 5 रुपये कमाए हैं और खर्चा 10 रुपये कर रहे हैं, 5 रुपये कमाए होंगे तो 5 रुपये लोन से ले लिए होंगे और फिर दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। तो डेफिसिट का बात करते हैं। डेफिसिट का टारगेट किस तरह से मीट हुआ है ये देख लो आप। FY21 में 9.2% ऑफ जीडीपी था, FY25 में 4.8% ऑफ जीडीपी, FY26 में 4.4% जीडीपी। याद रखिएगा 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, रिवेन्यू डेफिसिट भी बहुत कम हुआ है। ठीक है, ये 4.4% जीडीपी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी डेफिसिट है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी डेफिसिट में है, तो कितना है, सारा स्टेट का अगर कंबाइनली देखा जाए तो 2.8% होता है। ठीक है, 2.8% ऑफ जीडीपी। यहाँ पर जो डेफिसिट है ये बहुत जरूरी होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो डेफिसिट क्या होता है, अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं यानी कि ज़्यादा कैपिटल एसेट बना रहे हैं, ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं तो देश को डेवलप करा रहे हैं, और डेवलप अगर होगा तो फिर बाद में डेफिसिट को मैनेज कर लिया जाएगा। डेफिसिट कर पा रहे हैं तो कैसे कर पा रहे हैं, क्योंकि लोन ले रहे हैं। तो आप डेफिसिट को धीरे धीरे कम करेंगे, इसका मतलब कि लोन भी धीरे धीरे कम होगा, इसीलिए डेफिसिट को हम लोग कम करना चाहते हैं। FY26 में डेफिसिट कितना रहा है, 4.4% ऑफ जीडीपी। ठीक है, डेट का बात करें तो गवर्नमेंट का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 7.1% से कम हुआ है। अभी कितना है गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो, 55.7%। ठीक है, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब कि जीडीपी का कितना परसेंट हम लोग डेट लिए हैं। ठीक है, डेट टू जीडीपी का रेशियो का मतलब। टारगेट क्या है, टारगेट है FY31 तक हम लोग 50 +-1% कर दें डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट का बात करते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में बैंकिंग सेक्टर का बात करते हैं सबसे पहले। तो बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है वो मल्टी डेकेडल लो पे है, 2.2%। सितंबर 2025 में 2.2% था ग्रॉस एनपीए रेशियो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेट एनपीए रेशियो 0.5%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 17.2% है। जनरली 9 से लेके 12 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन कितना है 17.2%, यानी बहुत अच्छा है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ग्रोथ तो अभी भी हो रहा है 14.5%। ठीक है, कैपिटल मार्केट का बात करते हैं। डीमेट अकाउंट में 12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर आया है, जिसमें कि 1/4 जो है वुमेन है, यानी वुमेन का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है शेयर मार्केट के अंदर, कैपिटल मार्केट के अंदर। म्यूचुअल फंड में गाँव से भी लोग आकर के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3.5 करोड़ नॉन टीयर 1 टीयर 2 यूनिक कस्टमर्स आए हुए हैं। ठीक है, सिक्योरिटीज मार्केट कोड आया है, जिससे कि सेबी का काम आसान होगा और सेबी का अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगा। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप जो है NSE कंपनीज में वो भी बढ़ गया है, और इतना बढ़ गया है कि पहली बार FPI को भी सरपास कर दिया है। इंश्योरेंस में 100% FDI अलाउ कर दिया गया है बाय सबका बीमा सबकी रक्षा एक्ट। ठीक है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसका रिकवरी रेट 36% हो गया है, और डिले जो है वो मेन कारण है, कंसर्न है, 713 दिन का अभी भी लग जाता है रिकवर करने में। ठीक है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सेक्टर का एक असेसमेंट किया गया था IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। उन लोगों का कहना है कि इंडिया का जो टोटल फाइनेंशियल सेक्टर एसेट है वो बहुत स्ट्रांग है, 187 ऑफ जीडीपी है, 187% ऑफ जीडीपी है इन कैलेंडर ईयर 2024। और कैपिटल मार्केट भी एक्सपेंड कर रहा है। ये कैलेंडर ईयर 2024 में 175% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, अप्रॉक्स 180% है ना, अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए ग्रोथ, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेवलपमेंट और फाइनेंशियल मार्केट। अब देखते हैं एक्सटर्नल सेक्टर। इंडिया का जो शेयर है एक्सपोर्ट में क्या है, जितना भी गुड्स एक्सपोर्ट होता है पूरे दुनिया में, तो कैलेंडर ईयर 2024 में इंडिया का कितना है 1.8%, यानी कि 1.8% एक्सपोर्ट इंडिया का एक्सपोर्ट है
इंडिया से होता है। इसके बाद सर्विस का बात करें तो जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है पूरे दुनिया में 4.3% एक्सपोर्ट सर्विसेज का इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो इंडिया का शेयर इन वर्ल्ड एक्सपोर्ट हम लोगों ने देख लिया। टोटल एक्सपोर्ट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, कितना है 825.3 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, 6% का ग्रोथ हुआ है। गुड्स का कितना हुआ है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और सर्विस का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है। गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ है 437.7 बिलियन, इंपोर्ट हुआ है 721.2 बिलियन, तो डेफिसिट में रहा है कितना 283.5 बिलियन। सर्विस का बात करें तो सर्विस में भी एक्सपोर्ट हुआ है, ये रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है 387.5 बिलियन, याद रखिएगा रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुआ है सर्विस का भी। सरप्लस क्या है 188.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, सर्विस का। एफडीआई का बात करें तो ग्रॉस एफडीआई जो है वो 64.7 बिलियन यूएस डॉलर से रहा है अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में, और नेट एफडीआई जो है वो 7 गुना हुआ है यही पीरियड में, अप्रैल से लेकर नवंबर में, और ये कितना रहा है 5.6 बिलियन। ग्रॉस एफडीआई का मतलब होता है कि बाहर का आदमी लोग कितना आकर के यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और नेट एफडीआई का मतलब होता है कि नेट में कितना आदमी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि कुछ इन्वेस्ट हम लोग के देश में हुआ है और कुछ हम लोग भी दूसरे के देश में किए होंगे, तो नेट में कितना एफडीआई इंडिया में आया है उसको हम लोग बोल रहे हैं नेट एफडीआई, तो वो भी 7 गुना बढ़ा है और ग्रॉस एफडीआई भी बढ़ा है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 0.8% ऑफ जीडीपी है इन फर्स्ट हाफ FY26 का फर्स्ट हाफ में। ठीक है, जो कि इंप्रूव हुआ है। फॉरेक्स का बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज कितना है 701 बिलियन डॉलर है फॉरेन एक्सचेंज। इसमें हम लोग 11 मंथ का इंपोर्ट को कवर कर सकते हैं और 94% ऑफ एक्सटर्नल डेट को भी कवर कर सकते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटेंस के मामले में। कितना रेमिटेंस आया है FY25 में 135.4 बिलियन। लाइक कर दो दोस्त, लाइक कर दो और एक कमेंट भी कर देना बढ़िया सा पॉजिटिव। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर भी देख लिए, अब तीनों सेक्टर को देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर का बात करते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया है 6.3% से FY25 में। ठीक है, लाइफस्टॉक सेक्टर भी ग्रो किया है। ठीक है, पिछले 10 सालों में 195% इसका जीवीए ग्रो हो गया है, और फिशरीज में हम लोग प्रोडक्शन बहुत तेजी से कर रहे हैं, यही 9 सालों में फिशरीज का प्रोडक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके बाद ऑयल सीड्स का बात करें तो ऑयल सीड्स पिछले 10 सालों में FY15 से लेकर FY25 में एरिया भी इसका बढ़ा है, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, डोमेस्टिक एडिबल ऑयल भी बढ़ा है और इंपोर्ट कम हुआ है। ठीक है, ये तो हो गया ऑयल सीड्स के बारे में। हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर जीवीए का 33% है और ये भी ग्रो कर रहा है। इरिगेशन का बात करते हैं, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया जो है ये बढ़ा है हमारे देश में, कितना है अभी FY23 में 55.8% है। ठीक है, लेकिन इरिगेशन फिर भी कुछ ऐसा क्रॉप्स है जहाँ पर कम इरिगेशन चल रहा है, जैसे कि मिलेट में 15% से कम ही इरिगेशन है, पल्सेस में 26% ही इरिगेशन हुआ है। इसके बाद फर्टिलाइजर में यानी कि जो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, इन तीनों को हम लोग यूज़ करते हैं एक प्रपोर्शन में फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो पेड़ को उगाने में मदद करता है, फॉस्फोरस जो है वो जड़ को मदद करता है और पोटेशियम जो है वो ग्रोथ को मदद करता है। ठीक है, तो इसका आइडियल रेशियो होना चाहिए 4:2:1। 2009-10 में इसका रेशियो हो गया था 4:3.2:1 और 2023-24 में जो लेटेस्ट है उसमें इसका रेशियो है 10.9:4.1:1। ये इंडिया का रेशियो है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि हम लोग नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा पेड़ तो उग जा रहा है, हमारा उत्पाद तो बहुत हो रहा है, प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग का सॉइल फर्टिलिटी खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद रीजनल डिस्पैरिटी भी है। जो सेंट्रल रीजन है वो 30% ऑफ ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया है जहाँ पर फसल उगता है, लेकिन वहाँ पर जो स्कीम का बेनिफिट है वो बहुत कम है, सिर्फ 14.7% ऑफ मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का बेनिफिट उसको मिलता है सेंट्रल रीजन को। ठीक है, NFSA जहाँ पर हम लोग कम दाम में सब्सिडी दे करके अनाज देते हैं, उस एक्ट को बोलते हैं हम लोग NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। वो 75% रूरल बेनिफिशियरीज को कवर करता है, 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को कवर करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में आप बात करते हैं ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बात करते हैं तो 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है जीबीए में। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जीबीए भी इसका ग्रोथ हुआ है। ठीक है, कोर इनपुट इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो सीमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया सीमेंट के लिए। पर कैपिटा अभी 290 kg हम लोग सीमेंट खर्चा करते हैं, यूज़ करते हैं, ग्लोबल लेवल पे 590 kg यूज़ होता है। इसके बाद ऑटोमोबाइल की बात करते हैं। ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन जो है 33% से बढ़ा है पिछले 10 सालों में। इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट बढ़ा है और 22.2 बिलियन डॉलर से, मतलब इसका एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट 22.2 बिलियन डॉलर हो गया है इन फर्स्ट हाफ ऑफ FY26। टेक्सटाइल का भी एक्सपोर्ट 37.75 बिलियन डॉलर हो गया है।
हालांकि टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन पीएलआई स्कीम की वजह से टेक्सटाइल ग्रो किया है। और टेक्सटाइल पहले जो है वो पहले इंपोर्ट ज़्यादा होता था, अब ट्रेड सरप्लस में चला गया है टेक्सटाइल। ठीक है, रैंकिंग का बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस रैंकिंग के अंदर इंडिया का रैंक है 37 इन 2023। साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट में 3rd रैंक पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर 38 रैंक पे आया है। ठीक है, ट्रेडमार्क और पेटेंट पे 4 और 6 रैंक है। एमएसएमई सेक्टर जो है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। एमएसएमई सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर जो है वो 35% अकाउंट करता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग जीवीए। 48.5% एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमई सेक्टर की वजह से होता है। 31.1% जो है जीडीपी एमएसएमई सेक्टर ग्रो करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर। सर्विस सेक्टर का बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है सर्विसेज का, साला फॉर रीजन 7th है ना। तो इंडिया इज 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। ग्लोबल सर्विसेज में इंडिया का कितना शेयर है? 2% से बढ़ करके 4.3% हो गया, यानी डबल हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया इंडिया का शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज। सर्विस सेक्टर जो है वो भाई उसको प्रणाम करो, क्योंकि इंडिया का 56.4% जीवीए सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया का 53.6% जीडीपी सर्विस सेक्टर से आता है। 61.9% अर्बन एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर से आता है। टोटल एफडीआई जितना है उसका 80.2% यानी कि हाईएस्ट एफडीआई सर्विस सेक्टर की मदद से ही आता है। सर्विस सेक्टर को प्रणाम करो भाई। 1% एआई अडॉप्शन से 0.33% हम लोग का इंक्रीज हो जा रहा है सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर। ठीक है, अदर सेक्टर के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लो। रेलवे जो है वो 3500 नया किलोमीटर ऐड कर रहा है, कोई बात नहीं। एविएशन सेक्टर का याद रख लेना कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट इंडिया बन गया है। ठीक है, 2014 में एयरपोर्ट 674 हुआ करता था, 2025 में 164 हो गया है। ठीक है, तो 90 को बढ़ा है ना, 90 बढ़ा है। पोर्ट का टर्न अराउंड टाइम कम हो गया है। ठीक है, इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। टेली डेंसिटी जो है वो 86.8% है, यानी कि इतने प्रतिशत लोग जो हैं वो टेलीकॉम से जुड़े हुए हैं, मोबाइल से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट सब्सक्रिप्शन जो है वो 101 करोड़ क्रॉस कर गया है, इतना लोग इंटरनेट सब्सक्राइब कर रखे हुए हैं। एवरेज मंथली डेटा पर सब्सक्राइबर 25 GB है। ठीक है, पावर सेक्टर का बात करें, इंपॉर्टेंट है इसको देखना। पावर सेक्टर का इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो बढ़ा है और कितना हो गया है 509.7, इतना गीगावाट हो गया है पावर सेक्टर। ठीक है, इतना कैपेसिटी हो गया है पावर सेक्टर का, उसमें से 49.8% जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, तो 49.83% ऑफ टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, यानी कि 509 गीगावाट का 49.83% रिन्यूएबल एनर्जी है। कितना है? 253.96 गीगावाट। ठीक है, सोलर एनर्जी डोमिनेट करता है, 52% है टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ठीक है, बात करते हैं इन्वायरमेंट का, हेल्थ एंड एजुकेशन का, एम्प्लॉयमेंट का, रूरल डेवलपमेंट का। इन्वायरमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक फॉलो कर रहे हैं प्रैग्मेटिज्म ओवर अलार्मिज्म, यानी कि हम लोग जो है पॉवर्टी पे ध्यान देंगे, डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे, और जो हमारे पास कम पैसा है उसको हम लोग पॉवर्टी हटाने में खर्चा करेंगे, वेलफेयर में खर्चा करेंगे, ना कि नियर टर्म में मिटिगेशन का ही खर्चा कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में थोड़ा कम खर्चा करेंगे, पॉवर्टी पे ज़्यादा खर्चा करेंगे। ठीक है, तो इंडिया का स्ट्रैटेजी 3 पिलर्स पे डिसाइड हो रहा है, एडेप्टेशन पे, मिटिगेशन पे और रिलायंस ऑन डोमेस्टिक रिसोर्सेज। एडेप्टेशन के लिए भी हम लोग खर्चा किए हैं, डोमेस्टिक स्पेंडिंग किए हैं, और मिटिगेशन के लिए भी हम लोग अच्छा अचीव किए हैं। हम लोग 51.93% अचीव कर लिए हैं ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल कैपेसिटी। ठीक है, इंडिया का पर कैपिटा एमिशन कितना है? 2.9 टन। क्लाइमेट फाइनेंस में अभी डेवलपिंग नेशन को थोड़ा सा कम फाइनेंस मिलता है, ये दिक्कत वाला बात है। ठीक है, इसके बाद एजुकेशन का बात करते हैं। 25 करोड़ स्टूडेंट्स है हमारे देश में और 1 करोड़ टीचर है। 25 करोड़ स्टूडेंट्स है, 1 करोड़ टीचर है। 27% पॉपुलेशन ऐसा है जो स्कूल गोइंग एज में है, यानी 13 साल से 18 साल के एज में है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहता है कि 100% ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो हो जाए प्री प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के लिए, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, यानी आदमी जाए ही जाए। 2030 तक हम लोग का ये टारगेट है। ठीक है, ऐसा स्कूल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो गया है 97% हो गया है, और 55% ऐसा स्कूल है जहाँ पर इंटरनेट का सुविधा अभी अवेलेबल हो गया है। ठीक है, हेल्थ में अभी हम लोग डबल बर्डन फेस कर रहे हैं। डबल बर्डन का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज भी हो रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो रहा है। ठीक है, हम लोग ट्यूबरक्लोसिस का डिक्लाइन हुआ है, ग्लोबल पेस से भी ज़्यादा हम लोग डिक्लाइन किए हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिडक्शन किए हैं
मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में भी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेशियो में है, और न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब होता है कि कितना माँ का डेथ हो जा रहा है बर्थ के समय में, ठीक है। तो उसमें हमने रिडक्शन कितना किए हैं, 86% रिडक्शन कर दिए हैं, ठीक है। और ये ग्लोबल लेवल से काफ़ी कम है, 86% हम लोग रिडक्शन कर दिए हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि वो जो बच्चा है वो 5 साल के अंदर कितना बच्चा मर जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 1000। तो वो उसको हम लोग 78% से कम किए इंडिया लेवल पे। उसका न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि 30 दिन के अंदर कितना बच्चा मर जा रहा है आउट ऑफ 1000, तो 70% हम लोग उसको भी रिड्यूस किए। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो का मतलब कि 1 साल के अंदर कितना बच्चा मर जा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ 1000, तो उसको भी हम लोग कम किए हैं। कितना रिडक्शन किए हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ग्लोबल रिडक्शन के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल रिडक्शन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्लोबल रिडक्शन कितना है और हम लोगों ने कितना रिडक्शन किया है, ठीक है। ग्लोबल रिडक्शन हुआ है 48% MMR के लिए, 61%, 54%, ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट का बात करते हैं। रूरल डेवलपमेंट में हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है बहुत कम किए हैं, 30 से कम करके हम लोग 11 कर दिए हैं, ठीक है, FY23 में। करीब करीब 25 करोड़ पीपल जो है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से स्केप किया है, निकल गया है। उसके बाद गिनी कोफिशिएंट भी यहाँ पर कम हुआ है, ठीक है। रूरल गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0.266 है और अर्बन गिनी कोफिशिएंट 0.314 है। गिनी कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं हम लोग गिनी कोफिशिएंट से। गिनी कोफिशिएंट 0 और 1 के बीच में रहता है, 0 और 1 के बीच में। 0 के बीच में रहेगा तो इक्वालिटी है, कंजम्पशन में इक्वालिटी है, और 1 रहेगा तो मतलब इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो 0 के करीब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिनी कोफिशिएंट का रेंज क्या है, 0 से लेकर के 1। 0 अच्छा, 1 खराब, 0 के करीब करीब हम लोग पहुँच रहे हैं, ठीक है। इसका मनरेगा को लेकर के, मनरेगा को हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए एक नया गारंटी एक्ट भी बना है, ठीक है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, ठीक है। तो सोशल सेक्टर में सरकार खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, 7.9% ऑफ GDP FY26 में। एजुकेशन में 2.7% और हेल्थ में 1.8%, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सब कवर कर दिया, रंग बिरंगा लग रहा है। बजट क्या होता है, देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है बजट का। देश का जो भी हिसाब किताब होता है उसको ही हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये हिसाब किताब हर साल होता है, अगले आने वाले साल में हम लोग कितना रुपया अर्न करेंगे, कितना रुपया खर्चा करेंगे, इसके बारे में सरकार बताता है। तो सरकार जितना भी पैसा खर्च करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू बताता है। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोग ने देखा। बजट क्या होता है समझते हैं। बजट देश का हिसाब किताब को हम लोग बजट बोलते हैं। आप भी अपने घर में बैठ करके अपना बजट तैयार करते होंगे कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ पर खर्च करेंगे। तो सरकार भी बोलता है कि मेरे पास कितना रुपया आएगा, कितना रुपया खर्च करेंगे, ठीक है। सरकार ये बात हर साल बोलता है। तो हर साल में एक बजट सरकार बताता है। बजट जो होता है वो आगे आने वाले साल का होता है, इसीलिए इस बार का जो बजट है उसको बोल रहे हैं बजट 2026-27, देश का हिसाब किताब, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है हम लोग को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन बताता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बताता है कि सरकार को कितना रुपया मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगा। तो सरकार के पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इस पूरा हिसाब किताब को बता रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के अंदर। ये क्यों बता रहा है, क्योंकि आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसके अंदर बोला गया है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, इसी को हम लोग जनरल भाषा में बजट बोल दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बजट शब्द का इस्तेमाल है, तो आप बोलोगे बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल है। उसी को हम लोग जनरल भाषा में बजट बोल देते हैं, ताकि किसी को भी सुनाई दे, किसी को भी समझ में आए। एक गरीब को भी समझ में आए कि बजट का क्या मतलब है, एक अमीर को भी समझ में आए कि बजट का क्या मतलब है, ठीक है। तो लेकिन आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है बजट को। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं बजट 2026-27 का। 2026-27 में जो बजट आया है, इसमें सरकार ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 6 पिलर बताया है और अपना 3 कर्तव्य के बारे में बात किया है। तो सरकार बोला है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रास्ता में चलने के लिए हमारा 6 पिलर है। पहला पिलर है एक्सेलरेटिंग
एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, तो इकोनॉमी का जो गाड़ी है उसको एकदम फास्ट करना है, ठीक है। तो ये पहला पिलर है। उसके लिए हम लोग को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो दूसरा पिलर है स्ट्रेंथन फाउंडेशन। जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं उसमें पेट्रोल अच्छा से भरा रहना चाहिए, गाड़ी का चक्का में हवा रहना चाहिए, ठीक है, गाड़ी में ग्रीस अच्छा से रहना चाहिए, स्मूथ गाड़ी चलना चाहिए। तो इसीलिए जो इकोनॉमी का गाड़ी है, ठीक है, उसको ग्रोथ में ले जाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ले जाने के लिए आपका चक्का में अच्छा होना चाहिए, यानी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरा पिलर हो गया स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन। तीसरा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसमें जो भी पीपल बैठा हुआ है उसके लिए आप सोच करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पीछे का आदमी उड़ रहा है, कहीं इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा पिलर है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। चौथा पिलर है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। जो सरकार जो ड्राइवर बना करके देश को चला रहा है, देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, इस गाड़ी में ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का। तो यह ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, जो ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एक ट्रेन है, उसको हम लोग चला रहे हैं, सरकार उसको चला रहा है, तो पीछे में जो इंसान बैठा हुआ है वो आराम से बिजनेस कर पा रहा है, आराम से खा पी पा रहा है, ठीक है, समोसा पकौड़ी बिक्री हो रहा है, झालमुड़ी बिक रहा है, वो अच्छे से होना चाहिए। और लास्ट में सरकार जो है फिजिकल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रेन मिल गया है तो बड़ा रास्ता चला रहे हैं, ज़्यादा तेल खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 पिलर है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, डन बा। चलिए, इसके बाद 3 कर्तव्य भी है सरकार का। 3 कौन कौन सा कर्तव्य है? पहला है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे एक्सेलरेट करना यही हम लोग का मेन कर्तव्य है। सरकार जो इकोनॉमी को चला रहा है वो चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग एक्सेलरेट करें। पहला कर्तव्य सरकार का वही है। दूसरा कर्तव्य है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनका एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। दूसरा कर्तव्य हो गया फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, एक ही बात बोल दिया दोबारा ना। हाँ, शहर वाले हो या फिर गांव वाले हो, ठीक है, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो या फिर यूथ हो, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 पिलर और 3 कर्तव्य। 3 कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है। दूसरा, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों का एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, मोस्टली यूथ का। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो बजट है ना, ये यूथ ड्रिवन बजट है, यूथ के लिए बनाया गया है। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो अब तीनों कर्तव्य को एक एक करके हम लोग फास्टली देख लेते हैं। पहला कर्तव्य क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है। तो इस काम को करने के लिए सरकार बोल रहा है कि हम लोग को 6 इंटरवेंशन करना पड़ेगा, 6 कदम उठाना पड़ेगा। 6 कदम कौन कौन सा है? तो पहला कदम बोला गया कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। दूसरा इंटरवेंशन बोला गया कि 200 लीगेसी क्लस्टर को हम लोग रेनोवेट करेंगे। तीसरा बोला गया कि हम लोग एमएसएमई को चैंपियन एमएसएमई बना देंगे। चौथा बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे। पांचवा इंटरवेंशन बोला गया कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इस पे काम करेंगे। और छठा इंटरवेंशन बोला गया कि सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाएंगे हम लोग। तो पहला कर्तव्य जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ये लोग सस्टेन करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, इसीलिए सरकार बोला कि 6 कदम उठाएंगे। 6 कदम हम लोग देख चुके हैं। अब पहला कदम जो है, जहां पर बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे 7 सेक्टर में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, कौन कौन सा 7 सेक्टर है ये देख लेते हैं। सबसे पहला बायोफार्मा शक्ति, ठीक है। बायोफार्मा शक्ति का मतलब कि जो एडवांस और अफोर्डेबल मेडिसिन है वो अपने देश में ही उगना चाहिए, मतलब उगना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया हम लोग एलोकेट किए हैं अगले 5 साल में, ठीक है। तो हमारे देश में ही मेडिसिन अफोर्डेबल बने और एडवांस मेडिसिन बन सके, इसके लिए हम लोग बायोफार्मा शक्ति लेकर के आए हैं, ठीक है। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है वो आप याद रखना। इसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल है ना, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जो 7 एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और 3 एडिशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, ठीक है। ये है पहला सेक्टर, बायोफार्मा शक्ति। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है, वो हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारा एक सेक्टर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी मोबाइल फोन, लैपटॉप, इसका जो कंपोनेंट होता है ना, वो कंपोनेंट हम लोग का भी इंपोर्ट करना होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो इंपोर्ट ना करके हमारे देश में ही बनने लगे। इसके लिए स्कीम आया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये स्कीम 2025 में आया था। इसका आउटले 22,000 करोड़ रुपया था।
तो उसको बढ़ा करके हम लोग 40,000 करोड़ रुपया कर दिए हैं। ये अगले 5 साल के लिए रहने वाला है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं। जो भी हमारे देश में रेयर अर्थ निकलता है, मतलब जो मिनरल निकलता है, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब का बहुत यूसेज है। तो इनको हम लोग माइनिंग करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कॉरिडोर बनाए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसमें हम लोग उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं ताकि जो रेयर अर्थ है उसका माइनिंग हो सके, सही से प्रोसेसिंग हो सके, रिसर्च हो सके और उसको हम लोग यूज कर सके। इसके बाद 3 केमिकल पार्क इस्टेब्लिश होने का प्रपोजल है। ठीक है, तो ऐसा स्कीम हम लोग चलाएंगे ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग बेस्ट प्रपोजल ला सके केमिकल पार्क के लिए, और फिर हम लोग केमिकल पार्क बनाएं। केमिकल पार्क बनाने से क्या बेनिफिट होगा? जो भी केमिकल का काम होता है ना, तो केमिकल का काम अभी अलग अलग जगह में होता है, तो केमिकल को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, तो उसमें रिस्क होता है, लॉजिस्टिक खर्चा होता है। तो अगर हम लोग केमिकल पार्क बना दे, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर केमिकल का सारा काम हो रहा है, केमिकल निकल रहा है, केमिकल को रिफाइन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर इस तरह का हम लोग बहुत सारा पार्क बना दें तो क्या होगा कि केमिकल का लीकेज नहीं होगा, दूसरा केमिकल का लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग केमिकल पार्क बना लिए हैं। ठीक है, मतलब बनाने वाले हैं। फिर कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी भी हम लोग इनहेंस करना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में सरकार चाहता है कि हाईटेक टूल रूम्स बने। जो हाईटेक टूल रूम्स है, इसका क्या मतलब है? जो हाईटेक टूल्स होता है, जैसे कि मान लो कोई प्रिसीजन टूल है, ठीक है, उसको बनाने के लिए टूल रूम्स बनाया जाएगा। जैसे कि मान लो कि कुछ हम लोग डिजाइन बना रहे हैं तो कुछ खांचा चाहिए, तो खांचा कहाँ बनता है? ये हाईटेक टूल रूम्स में बनता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि क्या बोलूँ, एक एक चार्जर है। हाँ, ये चार्जर का ये डिजाइन कैसे आ रहा है? क्या कोई पत्थर से मार मार के डिजाइन किया है? नहीं, इसका एक खांचा होगा, ये खांचा में डाल के इसको बनाया गया है। ये जो खांचा है कहाँ बनेगा? ये बनेगा हाईटेक टूल रूम्स के अंदर। ठीक है, वैसे ही मान लो कि कोई सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का जो सुई धागा का कुछ कुछ पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो कहाँ बनेगा? ये हाईटेक टूल रूम्स के अंदर बनेगा। इसीलिए सरकार बोल रहा है कि हम लोग जो है 2 लोकेशन में हाईटेक टूल रूम्स बना देंगे। इसके लिए स्कीम भी चला रहा है सरकार। ठीक है, स्कीम का क्या नाम है? कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। ठीक है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट का स्कीम बनेगा, मतलब ये स्कीम है जहां पर इक्विपमेंट बनेगा। दूसरा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम लाया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, ये तो कैपिटल गुड्स का कैपेबिलिटी भी हम लोग देख लिए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर्स। इसमें 5 सब स्कीम है। कौन कौन सा? नेशनल फाइबर स्कीम, इसके अंदर जो सिल्क है, उल है, जूट है, ये लोग हम लोग खुद से ही बनाना चाहते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, टेक्सटाइल एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं लोगों को। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम हम लोग चलाना चाहते हैं। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बने, इसके लिए हम लोग टैक्स इको इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। और टेक्सटाइल को लेकर के हम लोग दूसरे को स्किल देना चाहते हैं, इसके लिए समर्थ प्रोग्राम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि कौन 7 सेक्टर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग स्केल अप कर रहे हैं अंडर कर्तव्य वन। ठीक है, तो पहला इंटरवेंशन तो हम लोग देख लिए। दूसरा इंटरवेंशन है कि 200 लीगेसी क्लस्टर को हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। लीगेसी क्लस्टर्स ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, ऐसा क्लस्टर्स है जो कि हमारे देश को अब तक इतना दूर तक लेके आया है। तो हम लोग उन्हीं क्लस्टर्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। तो वैसा लीगेसी स्ट्रक्चर्स को, फैक्ट्रीज को हम लोग रेनोवेट करना चाहते हैं। ये हमारा दूसरा इंटरवेंशन अंडर कर्तव्य वन। फिर तीसरा क्या है कि एमएसएमई को हम लोग चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो एसएमई ग्रोथ फंड है वो हम लोग बना रहे हैं 10,000 करोड़ का। इसके बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, जिसका मदद से हम लोग एमएसएमई को लोन वगैरह देते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जो फंड है उसमें 2,000 करोड़ रुपया हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। इसके बाद लिक्विडिटी मेंटेन रहे, जो कि छोटे दुकानदार हैं, एमएसएमई है, तो उनके लिए ट्रेड्स का सपोर्ट लेके आया जा रहा है बाय सेंट्रल पीएसयूज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बैकिंग। फिर जो सरकार है वो आईसीएआई को, आईसीएसआई को और आईसीसीएमआई को, ठीक है, इन लोगों को बोल रहा है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स बनाओ। लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप सीए बना दे रहे हो, लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप सीएस बना दे रहे हो, लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप लोगों को सीएमए बना दे रहे हो। तो आपको सीए, सीएस, सीएमए नहीं चाहिए, लेकिन छोटा सीए हो, छोटा सीएमए हो, ताकि छोटा मोटा काम कर पाए। जो सीए कर रहा है वो छोटा मोटा काम कोई नॉर्मल इंसान भी कर सके, उसको हम लोग कॉर्पोरेट मित्रा बोल देंगे। उस तरह का शॉर्ट टर्म कोर्स आप डिजाइन करवा दो ताकि कॉर्पोरेट मित्रा बन सके। तो कॉर्पोरेट मित्रा बन सकेगा तो कम रुपया में एमएसएमई को कुछ सुविधा मिल सकेगा। हर सुविधा के लिए सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो कॉर्पोरेट मित्रा से काम करवा लेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मित्रा के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी सरकार लाएगा।
इसमें किसको हेल्प होगा? एमएसएमई को हेल्प होगा, राइट। अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 12.2 लाख करोड़ रुपया, ये मतलब करेगा। रोड्स के लिए इन लोगों ने बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो सके, प्राइवेट लोग जो रिस्क की वजह से नहीं आ पा रहा है वो आए। रेल्स के लिए, रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि माल पहुंच सके एक जगह से दूसरा जगह। वो दानकुनी से लेकर के सूरत तक एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। वाटरवेज का बात करते हैं, 20 नेशनल वाटरवेज बनने वाला है 5 शहर में, ठीक है। इसके बाद नेशनल वाटरवेज 5 जो है, NW5 जो है, जो तालचेर, अंगुल, कलिंगानगर, ये जोड़ रहा है पारादीप और धमरा पोर्ट को, ठीक है, वहां तक जाएगा। इसके बाद हम लोग नेशनल वाटरवेज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहे हैं, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में, बनारस में। वहां पर क्या होगा कि शिप रिपेयरिंग हब भी बनेगा, और नेशनल वाटरवेज में जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यही होता है ना, ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ नया नया चीज़ सिखाया जाता है, रिपेयरिंग होगा, ठीक है। इसके बाद सी का बात करते हैं। कोस्टल कार्गो प्रमोशन हम लोग करना चाहते हैं। जो हम लोग रोड्स, रेलवेज, ठीक है, इससे जो सामान भेज रहे हैं ना, इससे जो कार्गो भेज रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सी में भेजें, मतलब समुद्र से हम लोग भेजें। तो अभी जो है ना, समुद्र से जितना भेजते हैं वो 6% ही है। हम लोग इस शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, 2047 तक 12% करना चाहते हैं, ठीक है। साथ में जो सी प्लेन होता है, जो कि हवा में भी चलता है, पानी में भी चल जाता है, उसका हम लोग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग खर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का चौथा इंटरवेंशन, ठीक है। कर्तव्य 1 के अंदर जब हम लोग को इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो पहला हम लोग देखें इंटरवेंशन, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें। अब पांचवा इंटरवेंशन क्या है? CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जो भी पोल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, हम लोग उस कार्बन को कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करके स्टोर कर देंगे, और उस कार्बन जो कैप्चर किए हैं उसको यूज कर लेंगे, कोई चीज बना देंगे, प्लास्टिक में इस्तेमाल कर लेंगे। उससे क्या होगा? पोल्यूशन भी कम हो गया, क्योंकि कार्बन तो गया नहीं हवा में, हम लोग कार्बन को रोक करके जमा कर लिए और वो कार्बन से कुछ और बना दिए। तो इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है अगले 5 साल में, ठीक है। इसके बाद लास्ट यानी छठा इंटरवेंशन क्या है अंडर कर्तव्य 1? हम लोग को सिटीज को इकोनॉमिक इंजन बनाना है। इसके लिए हम लोग हर सिटीज में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे अगले 5 साल में, ठीक है, हर सिटीज के लिए। इसके बाद म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है, अगर कोई म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर रहा है एक बार में 1,000 करोड़ से ज़्यादा, तो उस केस में 100 करोड़ का इंसेंटिव सरकार दे देगा, ठीक है। इसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, ताकि 2-3 सिटीज आपस में मिल सके। कौन कौन सा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ठीक है। इसके बाद बैंकिंग के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बन रहा है, ठीक है, हाई लेवल कमेटी फॉर ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ये बैंकिंग सेक्टर को देखेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखेगा, स्टेबिलिटी को देखेगा, इसके लिए कमेटी बनाया गया है, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। इसके बाद हम लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इन लोग दोनों कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फेमा रूल्स जो है उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने का भी बात की है, ठीक है। तो ये 6 इंटरवेंशन से इकोनॉमी ग्रोथ करेगा और इकोनॉमी का एक्सेलरेशन होगा, ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कर्तव्य नंबर 2, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करेंगे। लोगों का एस्पिरेशन क्या है? यूथ का ही एस्पिरेशन है कि भाई जॉब दे दो, तो पहले उनको स्किलिंग देंगे, फिर उनको जॉब देंगे। तो स्किलिंग देखते हैं, फिर जॉब देखेंगे, है ना। तो यहाँ पहले देखते हैं कि उनको स्किलिंग कैसे देना है। कर्तव्य 2 के अंदर पहले स्किलिंग देंगे, फिर उनको जॉब देंगे। तो स्किलिंग में देखो क्या कर रहे हैं, स्किलिंग में क्या कर रहे हैं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे नियर लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ताकि गर्ल्स का भी पढ़ाई को बढ़ावा मिले। डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहा है। इसके बाद एक कमेटी और बन रहा है जो कि सर्विस सेक्टर में फोकस करेगा और वहाँ पर लोगों को स्किल देगा। तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, ठीक है, ये कमेटी बन रहा है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग स्किलिंग कर दिए, अब हम लोग करते हैं जॉब देने का काम, ठीक है। तो पहले स्किलिंग दिए, अब जॉब देंगे। जॉब कहाँ कहाँ पर देंगे देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर का बात करते हैं। हेल्थ केयर में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है उनका इंस्टीट्यूशन का हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है।
एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो कि हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्प देते हैं, जैसे कि कंपाउंडर, ठीक है, मेडिकल स्टाफ, ठीक है, उसके बाद फिर नर्स, ये सब हो गया एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो इन लोग को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, और इन लोग का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब भी बना रहे हैं ताकि मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा बढ़ावा हो सके। फिर 3 हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी सेटअप करने वाले हैं, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया हेल्थ केयर के लिए। अब बात करते हैं हम लोग, अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो वेट प्रोफेशनल जो है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं, और साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोई लोन लेता है तो उस लोन में कुछ कैपिटल सब्सिडी सरकार दे देगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा स्कीम लेकर के आ रहा है सरकार, जिसमें अगर मान लो कि कोई 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, अपना कैपिटल के लिए 10 लाख का लोन लिया है, तो सरकार बोलेगा कि ठीक है कुछ कैपिटल सब्सिडी दे देंगे, 10 लाख में से 2 लाख माफ कर देंगे, ऐसा सरकार कर देगा, ठीक है। तो ये जॉब के लिए करने वाला है। ऑरेंज इकोनॉमी का बात करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का क्या सीन है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है जो कि कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ठीक है, जो आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, या फिर मान लो कि गेमिंग कुछ, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनका जो इकोनॉमी चल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है मुंबई का, वो जो है कंटेंट क्रिएटर लैब खोल रहा है। AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब खुलने वाला है 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेजेस में। AVGC का मतलब कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स का बात करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है? स्पोर्ट्स में जो खेलो इंडिया है उसको हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं, ताकि जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें और सारे स्टाफ आए, उनको जॉब मिल जाए, एथलीट्स को बेनिफिट पहुंचे, स्टाफ्स को जॉब मिल जाए, ट्रेनर्स को जॉब मिल जाए, है ना। टूरिज्म का बात करते हैं। टूरिज्म में क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म में देखो एक पायलट स्कीम हम लोग चला रहे हैं ताकि 10,000 गाइड्स को हम लोग अपस्किल कर सके 20 टूरिस्ट प्लेस के अंदर। साथ में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है इसको हम लोग अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी कर देने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। ये जो नॉलेज ग्रिड है इसके अंदर जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसका सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पर हम लोग जमा करके रखेंगे। इसके बाद फिर 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको हम लोग कल्चरल डेस्टिनेशन में बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं जॉब के लिए, स्किलिंग के लिए। डन। ये हो गया हमारा कर्तव्य नंबर 2। आपने लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल कर दिए। अब सबका साथ सबका विकास के बारे में देख लेते हैं। आपके गांव में विकास आया है जी? विकास पता नहीं, आया होगा, हम तो भी घर में नहीं थे, ठीक है। तो सबका विकास के लिए फार्मर्स पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फार्मर्स के लिए क्या करा गया है। तो फार्मर्स के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। क्या इनिशिएटिव लिया गया है? 500 रिजर्वियर और अमृत सरोवर बना रहे हैं, पोखरा बना रहे हैं। वो पोखरा क्या करेगा? इरिगेशन में मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो सपोर्ट करेगा हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट, चंदन, कोको और काजू, ये सब का अगर क्रॉप्स उगाएगा ज़्यादा पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है हाई वैल्यू क्रॉप। फिर भारत विस्तार, विस्तार का फुल फॉर्म ये देख लेना आप। भारत विस्तार, विस्तार एक AI टूल है। भारत विस्तार एक AI टूल है और ये मल्टीलिंगुअल AI टूल है। अपने भाषा में फार्मर्स को सुझाव दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, ठीक है। इसके लिए बनाया गया। विस्तार का फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया फार्मर्स के लिए। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहा है सरकार, क्या करने वाला है। तो नीमहंस, नीमहंस क्या है? एक मेंटल हेल्थ के लिए इंस्टीट्यूशन है। अभी सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है बेंगलुरु में। हम लोग चाहते हैं कि 2 और नीमहंस सेटअप किया जाए नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। इसको हम लोग अपग्रेड करके रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए और ईस्ट इंडिया के लिए हम लोग 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बना रहे हैं 5 पूर्वोदय स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ईस्ट कोस्ट का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं जिसका जो मेन नोड है वो दुर्गापुर होने वाला है। 4,000 ई बसेस वहां पर डिप्लॉय करेंगे और बुद्धिस्ट सर्किट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए एक स्कीम लाएंगे। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब कि बुद्धिस्ट का जहाँ जहाँ एरिया है ना वो सब हम लोग कनेक्ट करेंगे। कहाँ कहाँ पर करेंगे? मस्त में करेंगे। M से हो गया मणिपुर मिजोरम, A से हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम, और S से हो गया सिक्किम, T से हो गया त्रिपुरा, ठीक है। इसके बाद दिव्यांगजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? दिव्यांगजन के लिए 2 स्कीम है, दिव्यांग कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग कौशल योजना के अंदर जिस दिव्यांगजन का जैसा कौशल है
उसके आधार पर उनको जॉब दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दिस स्कीम इज विल बी, क्या बोलेंगे, ये स्कीम क्यों आएगा, टू ऑफर जॉब्स इन आईटी सेक्टर, एवीजीसी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर और फूड एंड बेवरेज सेक्टर, ठीक है। दिव्यांग सहारा योजना जो है वो असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराएगा। असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस का मतलब कि ऐसा डिवाइसेस जो दिव्यांग जन के लिविंग में असिस्ट करता हो, जैसे कि क्या बोलते हैं, व्हील चेयर, ठीक है, उसके बाद फिर चश्मा, लेंस, ये सब, ठीक है, ये सब प्रोवाइड कराएगा दिव्यांग सहारा योजना के अंदर, ठीक है। तो हम लोग देख लिए तीनों कर्तव्य, कर्तव्य 1, कर्तव्य 2, कर्तव्य 3। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। फाइनेंशियल डेटा में सबसे पहले देख लो कि फिजिकल डेफिसिट FY26 में 4.4% था, FY27 में 4.3% रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो FY26 में 1.5% था, सेम रहेगा FY27 के अंदर भी। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है अभी कितना है, 56.1% इन FY26, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना एस्टिमेटेड है, रहेगा 55.6%, और टारगेट कितना है 50% ±1% बाय 2030, या फिर कहो FY31। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का बात करते हैं, ठीक है। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया गया है कि कितना कैपिटल रिसिप्ट हुआ है, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। फिर टॉप 5 स्कीम्स है जहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला है सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करने वाला है, 2 लाख करोड़ रुपया। फिर वीबीजी रामजी, मतलब कि यहाँ पर ये जो मनरेगा को रिप्लेस करके आया है, ठीक है, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, फिर जल जीवन मिशन, फिर पीएम किसान सम्मान निधि, फिर पीएम आवास योजना रूरल, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपया ग्रांट दिया जाएगा स्टेट्स को, ठीक है। 41% शेयर होगा टैक्स का, यानी जितना भी सरकार टैक्स कलेक्ट करेगा ना 41% स्टेट्स को देगा, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत, ठीक है, और इसको माना गया है अभी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्टेट्स को दिया जाएगा 2 लाख करोड़ का, ठीक है। इसके बाद जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अब इक्विटीज पे इन्वेस्ट कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, ठीक है। दूसरा, 5 साल का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा उन फॉरेन सप्लायर्स को जो कि कैपिटल गुड्स का इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहे हैं बॉन्डेड जोन्स के अंदर, ठीक है। आईटीआर रिवीजन करने के लिए पहले डेडलाइन हुआ करता था 31 दिसंबर, उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। सेफ हार्बर लिमिट जो है आईटी सेक्टर के लिए वो 300 करोड़ से बढ़ करके 2000 करोड़ हो गया है। और एमएसएमई के लिए जो कुरियर एक्सपोर्ट का लिमिट हुआ करता था 10 लाख का, उसको रिमूव कर दिया गया है। बस यहां पर आपका बजट जो है वो उसको निस्तानाबूद कर दिए हम लोग, खत्म कर दिए। आई होप आपको ये सब याद हो गया है, ठीक है। तो बजट में हम लोग समझ लिए कि क्या बेसिक इंफॉर्मेशन था। बजट का 6 पिलर है, 3 कर्तव्य है। तीनों कर्तव्य में हम लोग देख लिए कि पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, उसके लिए हम लोग 6 इंटरवेंशन कर रहे हैं। फिर दूसरा कर्तव्य देखें जहां पर हम लोग स्किलिंग देंगे, फिर जॉब देंगे। फिर तीसरा कर्तव्य देखें सबका साथ सबका विकास। फिर हम लोग कुछ डेटा देखें, और अब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूं। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट 2025-2026, आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम रखे हैं मंथन। इसके अंदर जितना भी डेटा है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट के अंदर, उसको हम लोग इस तरीके से लॉजिकली बिठा कर रखे हैं कि सारा डेटा हम लोग को याद हो जाए। सारा डेटा से जो आरबीआई का पर्सपेक्टिव है वो हम लोग के दिमाग में आ जाए, ताकि हम लोग डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनुअल रिपोर्ट को कंप्लीट कर ले और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर ले। तो हम लोग का फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए ये एनालिसिस है, इसीलिए इसका नाम रखा है मैंने मंथन। समझते हैं। देखो आरबीआई जो एनुअल रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट लेकर के आया है उसमें 12 चैप्टर के अंदर पूरा डेवलपमेंट्स बताया है, ठीक है। ये जो 12 चैप्टर्स है इसके अंदर उन्होंने बताया क्या है, अलग अलग चैप्टर्स है, लेकिन बेसिकली उसके अंदर जो है क्या डेटा दिया है, उसके अंदर सबसे पहले इकोनॉमी के बारे में बताया है, ठीक है। सबसे पहले बताया है कि इंडियन इकोनॉमी या फिर ग्लोबल इकोनॉमी कैसा है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बताया है, फिर इंडियन इकोनॉमी के बारे में बताया है। तो पहले इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन हुआ है, ठीक है। इसके बाद फिर गवर्नमेंट के तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिया गया है इस साल में वो बताया गया है। तो गवर्नमेंट का जो भी काम हुआ है वो बताया गया है। इसके बाद आरबीआई का जो काम हुआ है वो बताया गया है। तो आरबीआई का काम में हम लोग 2 तरीके से चीजों को देख रहे हैं। फिर आरबीआई का कौन सा काम हो चुका है, वर्क डन, ठीक है, और आरबीआई का कौन सा काम अभी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब वर्क प्लान्ड। तो हम लोग इस 5 कैटेगरी के अंदर कवर कर रहे हैं
आरबीआई एनुअल रिपोर्ट को, ठीक है, मंथन के अंदर, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने 12 का 12 चैप्टर देख लिया है ना, लेकिन यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 चैप्टर का 5 क्रूशल चैप्टर बनाए हैं जो कि लॉजिकली आपको चीजों को समझने में आसानी देगा और आप डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस कर पाओगे। और इससे आसान एनालिसिस हो ही नहीं सकता है। इसमें आपका कवरेज 90% से ज्यादा का कवरेज है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे, फिर देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, फिर देखेंगे गवर्नमेंट ने क्या किया, फिर देखेंगे आरबीआई ने अब तक क्या किया, आरबीआई क्या करने वाला है, ठीक है। चलो इस तरीके से हम लोगों का आरबीआई एनुअल रिपोर्ट डन हो जाएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी से। ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं कि ग्लोबल ग्रोथ कितना रहा है। तो ओवर द ईयर्स 2000 से लेकर के 2019 तक जो ग्लोबल ग्रोथ का रेट था वो 3.7% था। 2024 में 3.3% था। 2025 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट था वो 3.4% रहा। और हम लोग का आउटलुक है कि अगले साल यानी कि 2026 में ग्रोथ जो है वो 3.1% रहेगा। ये जो हम लोग 2025 में ग्रोथ देखे हैं, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है फ्रंट लोडिंग ऑफ इंपोर्ट्स। बहुत सारा कंट्रीज ये डर रहा था कि एक्सपोर्ट महंगा हो सकता है, ठीक है, और कोई भी सामान अगर कहीं से भी खरीदेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉर हो रहा है, उसके बाद साथ में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, टैरिफ भी लगा रहा है, तो जल्दी जल्दी जो सामान मिल रहा है वो खरीद लो। तो बहुत सारे कंट्रीज ने ऐसा फ्रंट लोडिंग किया है। तो जब उन्होंने सामान खरीदा है तो किसी ने सामान बेचा होगा, तो किसी ने सामान बेचा है तो ग्रोथ तो हुआ ही होगा, तो इसलिए ग्रोथ हुआ है। दूसरा, एआई इन्वेस्टमेंट बहुत फैल गया 2025 में, इसीलिए 2025 में आपको ग्रोथ देखने को मिला। इसके बाद हर कंट्री की तरफ से, कंट्री का गवर्नमेंट और कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी बहुत सारा स्टेप्स दिया है, बहुत सारा सपोर्ट किया है ताकि इकोनॉमी बढ़े। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि 2025 में हम लोगों का इकोनॉमी थोड़ा सा ग्रो किया है, 3.3% से बढ़ करके 3.4% का ग्रोथ किए हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो 2025 में तो हम लोगों ने ग्रोथ किया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल जो है ये ग्रोथ कम ही हो रहा है। इसका मेन कारण क्या है? ये जियोपॉलिटिकल रिस्क है इसका मेन कारण, और दूसरा ट्रेड अनसर्टेनिटी इसका कारण है, ठीक है। तो ये हो गया कि ग्लोबल ग्रोथ का क्या सिनेरियो है। अब देखते हैं ग्लोबल इन्फ्लेशन। 2024 में ग्लोबल इन्फ्लेशन 5.8% था, 2025 में कम होकर के 4.1% रह गया है, और हम लोग का आउटलुक है कि 2026 में 4.4% रहेगा। इसका मेन कारण है जियोपॉलिटिकल रिस्क और सप्लाई चेन रिस्क, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ का बात करें कि ट्रेड में कितना ग्रोथ हुआ है। 2024 में 3.6% ग्रोथ किया था ट्रेड, 2025 में 5.1% से ग्रो किया है, और एक्सपेक्टेड है कि 2026 में 2.8% से ग्रो करेगा। ये 2025 में 5.1% से ग्रो किया है, उसके अंदर गुड्स का कितना ट्रेड ग्रो किया है और सर्विसेज का कितना ट्रेड ग्रो किया है। तो गुड्स 4.6% से ग्रो किया है, गुड्स का ट्रेड यानी मर्चेंडाइज का ट्रेड, और सर्विसेज का ट्रेड जो है वो 5.3% से ग्रो किया है। ग्लोबल एफडीआई का बात करें तो एफडीआई जो है वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में बढ़ा है, 43% से इंक्रीज हुआ है, और डेवलपिंग इकोनॉमीज में 2% से गिरा है। यानी कि जो एफडीआई है वो मेनली डेवलप्ड इकोनॉमीज की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अक्सर जब भी रिस्क वगैरह होता है तो लोग सेफ एरिया ढूंढते हैं, तो उसी हिसाब से जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां पर ग्लोबल एफडीआई बढ़ा है, ठीक है, 43% बढ़ा है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है वहां पर 2% कम हो गया है, ठीक है, 2% कम हो गया है। ग्लोबल इकोनॉमी आप समझ लिए। अब समझते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी को। तो इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ। इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ क्या रहा है। तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो FY25 में 7.1% रहा, FY26 में 7.6% रहा, यानी कि ग्रो किया। FY27 में हम लोग का ये प्रोजेक्शन है कि 6.9% रहेगा, ठीक है। रियल जीबीए का बात करें तो रियल जीबीए का ग्रोथ जो है FY25 में 7.3% रहा है, FY26 में 7.7% रहा है। अब FY26 में हम लोग का सेक्टोरल जीवीए क्या रहा है, क्योंकि जीवीए ग्रोथ तो 7.7% रहा है, लेकिन इसके अंदर सेक्टोरल जीवीए कितना ग्रो किया है। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ये जो है ये 2.4% से ग्रोथ किया है, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो जीबीए है वो 2.4% ग्रो किया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें 9.5% जीवीए ग्रो किया है। उसके बाद सर्विस सेक्टर जो है वहां पर 8.7% से जीवीए ग्रो किया है। ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें इसने 69% ऑफ टोटल रियल जीवीए ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया है। यानी जो भी आप रियल जीवीए ग्रोथ देख रहे हैं उसका मेजर हिस्सा यानी 69% हिस्सा सर्विस सेक्टर के वजह से आपको दिख रहा है, ठीक है। सर्विस सेक्टर जो है हमारे देश में ये बहुत स्टार माना जाता है, समझे, बहुत स्ट्रांग हम लोगों को होल्ड देता है, ठीक है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर।
इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो है 9.5% से जीबीए ग्रो किया है, लेकिन इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, तो ग्रोथ हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग ट्रेड। ठीक है, अब इंडिया का ट्रेड देखते हैं। तो इंडिया का जो ट्रेड है उसका मर्चेंडाइज और सर्विसेज का ट्रेड देखते हैं। तो मर्चेंडाइज का जो एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है वो 0.9% से हुआ है, और मर्चेंडाइज का जो इंपोर्ट ग्रोथ हुआ है वो 7.6% से हुआ है। जो ट्रेड डेफिसिट है वो 333 बिलियन डॉलर हो गया है। 3 तिगाड़ा ट्रेड बिगाड़ा। ठीक है, तो जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है वो कितना हुआ है, 333 बिलियन डॉलर FY26 के अंदर, जो कि बढ़ गया है फ्रॉम FY25। FY25 में कितना था, 282.5 बिलियन डॉलर। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है हम लोग का चाइना रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा एक्सपोर्ट यहाँ पर कर पाए थे। ठीक है, तो जो मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट है वो 0.9% से बढ़ा, इंपोर्ट ग्रोथ 7.6% से बढ़ा, और ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, 333 बिलियन डॉलर। ठीक है, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना रहा। सर्विसेज का बात करें तो सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है। अप्रैल से दिसंबर 2025 में 15.3% से ग्रो किया है सर्विस एक्सपोर्ट। इसके बाद रेमिटेंस का बात करें तो रेमिटेंस का भी 10% से ग्रोथ हुआ है ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2025। इसके साथ बताया गया है कि कॉस्ट ऑफ सेंडिंग $200 टू इंडिया, अगर हम लोग इंडिया में $200 भेज रहे हैं बाहर से, तो कितना हम लोगों को खर्चा लगता है। यानी कुछ खर्चा तो हम लोगों को लगेगा, फॉरेन एक्सचेंज का चार्जेस लगेगा, कुछ कमीशन लगेगा, तो कितना लगेगा। तो Q3 ऑफ FY25 में 5.3% लग रहा है, यानी $200 भेजने के लिए 5.3% खर्चा हम लोग का लग जा रहा है। ग्लोबल एवरेज कितना है, 6.4%। HDG टारगेट कितना है, 3%। 3% बाय 2030 हम लोग को करना है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट का बात करें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में $30.2 बिलियन इतना हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट रहा है। कितना है ये, 1.1% ऑफ GDP। अब ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको दिख रहा है ये कम हुआ है, पिछले साल तो $36.7 बिलियन था। ठीक है, तो ट्रेड भी हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का टारगेटिंग हम लोग करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि इन्फ्लेशन किस रेंज में रहेगा, हर 5 साल के अराउंड हम लोग चेक करते हैं। तो इस साल सरकार बोला है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन का टारगेट जितना हम लोग पहले रखे थे वही रखेंगे, 4% ±2%, यानी कि 2% से लेकर के 6% तक हम लोगों का इन्फ्लेशन रहेगा, ये हम लोग टारगेट रखते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हेडलाइन CPI इन्फ्लेशन है वो FY26 में 4.6% रहा है। कोर इन्फ्लेशन का बात करें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में 4.3% रहा है, जो कि पिछले साल से हम लोग बढ़े हैं, ग्रो किए हैं, है ना, मतलब पिछले साल से इन्फ्लेशन बढ़ा है। फूड इन्फ्लेशन का बात करें तो फूड इन्फ्लेशन जो है ये अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में -0.8% है, यानी डिफ्लेशन है। फूड प्राइसेस कम हो गया है, और सबसे ज्यादा कम कब हुआ था, अक्टूबर में। अक्टूबर में तो -3.7% इन्फ्लेशन हो गया था, यानी कि डिफ्लेशन बहुत कम हो गया था, मतलब बहुत डिफ्लेशन हो गया था फूड इन्फ्लेशन के अंदर। फूड प्राइसेस अक्टूबर महीना में बहुत गिरा था, ये आपसे पूछ सकता है। फ्यूल इन्फ्लेशन का बात करें तो फ्यूल इन्फ्लेशन जो है अभी अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 में 2.4% रहा है, जो कि पिछले साल -3.2% था। तो यहाँ पर आप इन्फ्लेशन का भी सारा डेटा समझ गए। CPI का वेटेज है वो चेंज हुआ है, और CPI का बेस ईयर भी चेंज हुआ है। CPI का बेस ईयर पहले 2012 हुआ करता था, अब 2024 हुआ करेगा। तो जब CPI का बेस ईयर 2012 था तभी 6 बास्केट हुआ करता था, और जब CPI का बेस ईयर 2024 हो गया है अभी 12 बास्केट अभी है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग समझते हैं इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में। इंडिया के FDI के बारे में बात करें तो इंडिया सेकंड रैंक कर रहा है इन ग्रीनफील्ड FDI अनाउंसमेंट, यानी FDI के लिए कितना लोग अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया में FDI लेकर के आएंगे, तो उस आधार पे इंडिया सेकंड नंबर पे है। इंडिया इज सेकंड इन ग्रीनफील्ड FDI अनाउंसमेंट। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि हम लोग स्क्रैच से कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्क्रैच से FDI चालू करने के लिए बहुत सारा अनाउंसमेंट आया है, इंडिया उसमें सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है, इंडिया का जो भी FDI आता है उस FDI का 80% जो है वो इन कंट्रीज से आता है, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, UAE, USA, मॉरिशियस। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, जानी सम। जानी सम, जानी मतलब कि जा से जापान और नी से नीदरलैंड, जापान नीदरलैंड, सम का मतलब कि सिंगापुर, UAE, USA, मॉरिशियस, SWM, है ना। इसके बाद जो आउटवर्ड FDI डेस्टिनेशन है, यानी कि हम लोग कितना FDI दूसरे कंट्री में किए हैं, कहीं तो किए होंगे ना, तो हम लोग कौन कौन सा डेस्टिनेशन में FDI करते हैं, तो सम। ठीक है,
सिंगापुर, यूएई, यूएसए, मॉरिशियस। ठीक है, तो हम लोग के पास आ रहा है कहाँ कहाँ से, जानी सम। हम लोग कहाँ जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं, सम। ठीक है, नेट एफपीआई का आउटफ्लो हुआ है, यानी जितना इनफ्लो हम लोग का हुआ था उससे ज्यादा हम लोग का आउटफ्लो हो गया है एफपीआई के अंदर। कितना हुआ है, $16.5 बिलियन, इतना का नेट एफपीआई आउटफ्लो हुआ है FY 26 के अंदर। ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व का बात करें, अप्रैल से लेकर दिसंबर 2025 तक $30.8 बिलियन हम लोगों का फॉरेक्स कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट को हैंडल कर रहे थे, तो हम लोगों का कितना फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है, $30.8 बिलियन हम लोगों का कम हुआ है ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2025। अभी हम लोग के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है, $691.1 बिलियन। $691.1 बिलियन अभी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है एज ऑन 31 मार्च 2026। इसमें हम लोग का 11 मंथ का कवरेज है फॉर गुड्स और 9 मंथ का कवरेज है फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि अगर हम लोग जितना भी फॉरेक्स रिजर्व है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग 11 महीने का गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर 9 महीने का हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग 90.3% एक्सटर्नल डेट को चुकता भी कर सकते हैं अभी जितना हम लोग पास फॉरेक्स रिजर्व है। क्लियर, समझ में आ गया आपको। तो यहां पर हम लोगों का इंडियन इकोनॉमी हो गया और ग्लोबल इकोनॉमी हो गया, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। पहले देखते हैं गवर्नमेंट का फाइनेंसेस। ठीक है, गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है, कैसे पैसा मैनेज कर रहा है ना। तो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उसका फिजिकल डेफिसिट जो है वो कम हुआ है। ठीक है, अभी जो है 4.4% है और हम लोग बोल रहे हैं कि 4.3% कर देंगे। डेट जो है वो 56.1% है अभी जीडीपी का, वो हम लोग कम करना चाह रहे हैं, 55.6% कर देंगे। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 3.9% है, उसको कम करके 4.4% कर देंगे। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट टैक्स का बात करें तो डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है, 6.8% था और हम लोग चाह रहे हैं कि 6.9% होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है इनकम भी कमा रहे हैं और एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं। ठीक है, और फिजिकल डेफिसिट भी कम कर रहे हैं। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का फाइनेंस है। स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस देखें तो 24 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो है वो उसका ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट जो है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंसेस का बात करें तो 24 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज जो है उसका कंसोलिडेटेड फिजिकल डेफिसिट 3% ऑफ स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहा है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट, किस तरीके से सरकार डेट को मैनेज कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों ने ये जाना है कि सरकार बोरो भी ज्यादा कर रहा है और रिपेमेंट भी ज्यादा कर रहा है, इसीलिए जो ग्रॉस नेट बोरोइंग है वो 4.3% से बढ़ा है, लेकिन जो नेट बोरोइंग है वो हम लोग का 2.6% से गिरा है। यानी ग्रॉस मार्केट बोरोइंग तो बढ़ा है, यानी हम लोग बोरोइंग कर रहे हैं, लेकिन नेट मार्केट बोरोइंग जो है वो गिर गया है। इसका मतलब कि हम लोग रिपेमेंट भी कर रहे हैं, हम लोग जितना बोरोइंग बढ़ा रहे हैं उतना रिपेमेंट भी बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग का ग्रॉस मार्केट बोरोइंग 4.3% से बढ़ा है, लेकिन हम लोग का नेट मार्केट बोरोइंग 2.6% से कमा है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो वेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे अपना रिलायंस कम कर रहा है। मतलब FY 25 का बात करें तो जो भी ऐसा सिक्योरिटी होता था जिसका मेच्योरिटी 10 साल से ज्यादा होता था उसको हम लोग 55.3% इशू करते थे, लेकिन FY 26 में देखा गया है कि जो भी ऐसा मेच्योरिटी है जिसका 10 साल या 10 साल से प्लस का मेच्योरिटी है, तो उन सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में सिर्फ 50.9% ही हम लोग का शेयर है। यानी गवर्नमेंट सिर्फ 50.9% ही ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया है जिसका मेच्योरिटी 10 साल या उससे ज्यादा का है। इसका मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग ही वो करे, वेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे रिलायंस कम करे। ठीक है, इसके बाद जो कमर्शियल बैंक्स है ये लार्जेस्ट होल्डर्स है ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, यानी 34.6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो कमर्शियल बैंक्स के पास ही है अकेले। ठीक है, इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मार्केट बोरोइंग पर रिलाई कर रहा है फॉर एफडी फाइनेंसिंग, यानी फिजिकल डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी जो भी फिजिकल डेफिसिट हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट को वो फाइनेंस कर रहा है फ्रॉम मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, यानी जितना भी वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है वो कहां से ला रहा है, मार्केट से बोरो कर ले रहा है। FY 25 में 71.8% ऑफ फिजिकल डेफिसिट वाज फाइनेंस्ड बाय मार्केट बोरोइंग्स। FY 26 में 76.1% है, शायद 76.1% ऑफ एफडी फाइनेंस्ड बाय मार्केट बोरोइंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट का फाइनेंसेस और गवर्नमेंट का डेट मैनेजमेंट। अब गवर्नमेंट ने किया क्या क्या है देख लो यहाँ पर।
गवर्नमेंट ने बजट के अंदर डिसाइड किया है 7 सेक्टर जहां पर मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जाएगा। ये 7 सेक्टर कौन कौन सा है? सिंपल सा याद रखो, रेस्ट सीबी, ठीक है, रेस्ट सीबी, रेयर अर्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, बायोफार्मा, ठीक है। साथ में हम लोग बोल रहे हैं हम लोग टैक्स हॉलीडे देंगे टिल 2047 उन फॉरेन फर्म्स को जो कि इंडियन डेटा सेंटर यूज करेगा फॉर ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी फॉरेन फर्म्स है इंडिया के डेटा सेंटर को यूज करेगा फॉर क्लाउड सर्विसेज, तो उसको जो है टैक्स में राहत मिलेगा टिल 2047। इसके बाद 100% एफडीआई अलाउ हम लोग कर दिए हैं फॉर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड सैटेलाइट कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसके बाद एआई के बारे में बात करें तो इंडिया जो है 3rd रैंक करता है इन एआई कॉम्पिटिटिवनेस और 5th रैंक करता है इन एआई इनेबल्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट। इसके लिए 2024 में सरकार ने एआई मिशन भी लेकर के आया था, इंडिया एआई मिशन, जिसका आउटले रखा गया है 10,372 करोड़, 10,372 करोड़, ठीक है। ये तो हो गया एआई का बात। अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो 3rd रैंक करता है इन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और 53.2% इंडिया ने अचीव कर लिया है इन टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी इन नॉन फॉसिल सोर्सेस, ठीक है। यानी कि 53.2% जो हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेस का है, ठीक है। हम लोगों ने ये टारगेट बहुत जल्दी कमिट कर लिया है। हम लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट बनाया था उस टारगेट को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग का नया टारगेट क्या है? अब हम लोग का नया टारगेट जो है 2031 से लेकर के 35 तक के लिए क्या है? अब हम लोग जो है इसको बढ़ा कर 60% करना चाहते हैं। तो टू अचीव 60% ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस, ये हो गया हम लोग का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट क्या है? जीडीपी एमिशन इंटेंसिटी को हम लोग कम करना चाहते हैं बाय 47 फ्रॉम 2005 लेवल। तीसरा, हम लोग एडिशनल कार्बन सिंक बनाना चाहते हैं 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, यानी कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग अभी रिलीज करते हैं तो अभी हम लोग चाहते हैं कि उसके लिए कार्बन सिंक बनाया जाए। कार्बन सिंक का मतलब होता है कि पेड़ पौधा, मैंग्रोव्स जो कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या 3 बिलियन टन आप फॉर एग्जाम्पल CO2 इक्विवेलेंट आप एमिशन करने वाले हो, ठीक है। तो आप इतना का ही इतना ऑब्जर्व करने के लिए ट्रीज और मैंग्रोव्स लगाओगे, ठीक है। उसी को हम लोग बोल रहे हैं कार्बन सिंक, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन सिंक, ठीक है। तो कार्बन सिंक वो सब ट्रीज वगैरह होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एडिशनल कार्बन सिंक कितना बना लेंगे जो कि 3.5 से लेकर 4 बिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट को हैंडल कर सके, ठीक है। कब तक करेंगे? बाय FY35, ठीक है। बाय FY35 हम लोग ये चीज करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का डेवलपमेंट देखा, गवर्नमेंट का फाइनेंसेस देखा, गवर्नमेंट का डेटा मैनेजमेंट भी देखा। अब हम लोग आते हैं आरबीआई पे। आरबीआई का करंट स्टेटस क्या है पहले ये देखेंगे और फिर देखेंगे कि आरबीआई ने क्या क्या प्लान किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई करंट स्टेटस। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन क्या क्या किया है भाई, ये देख लो। सबसे पहले रेपो रेट जो है वो 125 बीपीएस से कम किया है, मतलब 125 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हुआ है ड्यूरिंग फरवरी 2025 टू दिसंबर 2025, ठीक है। सीआरआर जो है वो 100 बीपीएस से कम हुआ है, 100 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। 4% था 3% हो गया है। आरबीआई जो है वो 14 डे वाला जो वीआरआर और VRRR का ऑप्शन होता था उसको अब रिमूव कर दिया है और उसके बदले में 7 डे और अदर शॉर्टर पीरियड के लिए ऑप्शन करेगा, ठीक है। करेंसी का बात करें तो बैंक नोट का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ा है, कितना? 11.9%, जिसमें से जो 500 रुपए का नोट है उसका वॉल्यूम बढ़ा है। जो कॉइन का सर्कुलेशन है वो भी बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 11.4%। डिपॉजिट इंश्योरेंस का बात करें तो टोटल 1950 बैंक है जो कि इंश्योर्ड है, उसके अंदर 124 कमर्शियल बैंक है और 1826 कोऑपरेटिव बैंक है। 291.4 करोड़ अकाउंट्स इंश्योर्ड है, ठीक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस के अंदर इंश्योर्ड है। ये जो है टोटल अकाउंट का 97.5% अकाउंट करता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन, करेंसी मैनेजमेंट और डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है। अब डिजिटल पेमेंट को देखते हैं, ठीक है।
डिजिटल पेमेंट में कहा गया है कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसका वॉल्यूम भी बढ़ा है, उसका वैल्यू भी बढ़ा है। वैल्यू कितना बढ़ा है 13.2% और वॉल्यूम कितना बढ़ा है डबल, ठीक है 26.8%। आरटीजीएस के थ्रू भी हमारा वैल्यू भी बढ़ा है और वॉल्यूम भी बढ़ा है। यूपीआई को देखो 86% ऑफ रिटेल पेमेंट जो है वो यूपीआई के थ्रू होता है। यूपीआई जो है वो 30% का वॉल्यूम ग्रोथ के साथ 200 बिलियन ट्रांजैक्शन को क्रॉस कर गया है, ठीक है। इसके बाद यूपीआई का वैल्यू भी बढ़ा है 20.6%। आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है डीपीआई है वो भी 11% से बढ़ा है FY26 के अंदर, ठीक है। एक सर्वे हुआ था ऑन द यूसेज ऑफ डिजिटल पेमेंट, उसमें कहा गया है, उसमें फाइंडिंग्स निकला है कि 52% यूजर्स जो है उन्होंने अडॉप्ट किया है डिजिटल पेमेंट को और 67% मर्चेंट जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था डिजिटल पेमेंट्स को, ओके। इसके बाद यूपीआई का क्यूआर किन किन कंट्रीज में अभी चलता है, किन किन कंट्रीज ने यूपीआई क्यूआर को एक्सेप्ट करने का बोला है, ठीक है। तो 8 कंट्री है, बीएफ, सम, क्यूएनएस, ठीक है। बेस्ट फ्रेंड को सम वाला क्वेश्चन पूछो, बेस्ट फ्रेंड को सम वाला क्वेश्चन पूछो। बीएफ मतलब कि बेस्ट फ्रेंड यानी कि भूटान, फ्रांस, और सम का मतलब कि सिंगापुर, यूएई, मॉरिशियस, और क्यूएनएस का मतलब कि कतर, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। इसके बाद इंडिया पहला कंट्री बन गया है टू मैंडेट बैंकिंग डोमेन। बैंकिंग के लिए अब हर बैंक को .bank.in इसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ये डोमेन को लेना ही पड़ेगा। आरबीआई इस वजह से लंदन से एक अवार्ड भी जीता है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का। आरबीआई को फ्रॉम लंदन एक अवार्ड मिला है इनिशिएटिव ऑफ द ईयर इसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डिजिटल पेमेंट्स भी देख लिए, मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन देखे, है ना, इसके बाद करेंसी देखे और डिपॉजिट इंश्योरेंस भी देखे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं कि आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है। आरबीआई का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि आरबीआई का बैलेंस शीट जो है वो 20.6% से ग्रो किया है। आरबीआई का इनकम जो है वो 26.4% से ग्रो किया है और आरबीआई का एक्सपेंडिचर जो है वो 102.4% से ग्रो किया है। किसान क्रेडिट कार्ड का बात करें तो नंबर ऑफ ऑपरेटिव किसान क्रेडिट कार्ड कम हुआ है 11.7% से और आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है वो भी कम हुआ है 4.9% कम हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि आरबीआई का करंट स्टेटस क्या है। अभी आरबीआई ने क्या क्या प्लान करके रखा हुआ है उसको भी रीड कर लेते हैं, है ना, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई का फ्री एआई है। फ्री एआई का मतलब कि फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एआई। फ्री एआई के अंदर 7 सूत्र है, ठीक है, 6 पिलर है और 24 रिकमेंडेशन है। 6 पिलर कौन कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, कैपेसिटी, गवर्नेंस, प्रोटेक्शन, एश्योरेंस। 7 सूत्र कौन कौन सा है, ट्रस्ट इज फाउंडेशन, ट्रस्ट इज फाउंडेशन, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन ओवर रिस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये आपका 45% है, रिक्वायरमेंट है 40% का लेकिन अभी कितना है 45% है, अच्छा है। इसके बाद नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025 टू 2030, ये अभी रिलीज किया गया है। इसका 5 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग पंच ज्योति बोल रहे हैं, ठीक है। इसका एजेंडा क्या है, हम लोग FY27 तक 100% EDDPE कवरेज करना चाहते हैं। EDDPE कवरेज क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्सपेंडिंग एंड डीपनिंग डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम, यानी कि हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक्सपैंड करेंगे। इसके लिए हम लोग ये वाला शॉर्ट फॉर्म पढ़ रहे हैं EDDPE। तो इसमें हम लोग 100% डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अब तक हम लोगों ने किया कितना है, अब तक हम लोगों ने 80% डिस्ट्रिक्ट को ही कवर किया है, यानी 710 डिस्ट्रिक्ट को ही कवर किया है। और हम लोगों का क्या अचीवमेंट, हम लोगों का क्या टारगेट है कि हम लोग 100% अचीव कर ले, ठीक है, बाय मार्च 2027, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला प्लानिंग था क्या कि फ्री एआई क्या है ये समझे। इसके बाद नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन ये भी देखिए। इसके बाद फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट्स, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है उसको देखते हैं। सबसे पहला म्युनिसिपल बॉन्ड जो है उसको एलिजिबल कोलेटरल बना दिया गया है फॉर रेपो ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब रेपो के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड को एज ए कोलेटरल यूज किया जा सकेगा। इसके बाद जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है उसका रिपोर्टिंग होगा फॉर्म्स प्लेटफॉर्म के अंदर। फॉर्म्स प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म आप बताओ मुझे कमेंट के अंदर। इसके बाद जो भी एक्सपोर्ट होता है उसका प्रोसीड्स जो है पहले 9 मंथ में आपका अकाउंट में आना चाहिए था,
अब उसको बढ़ा करके बोल दिए हैं 15 महीने तक अब आ सकता है। इसके बाद अगर आप शिप को इंपोर्ट कर रहे हो, शिप खरीद रहे हो आप, तो आप जो शिप खरीद रहे हो उसका एडवांस पेमेंट आप 50 मिलियन तक कर सकते हो, $50 मिलियन तक आप एडवांस पेमेंट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद रिपाट्रिएशन टाइमलाइन, अगर आपको कोई फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर आपका पैसा है और वो पैसा आपका अनयूज्ड है, तो आपको 3 महीने के अंदर उसको लेकर के आना पड़ेगा, अगर आप IFSC अकाउंट मेंटेन किए हो। अदरवाइज आपको नेक्स्ट मंथ ही लाना पड़ेगा अगर कोई दूसरा अकाउंट है तो। इसके बाद यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस, इसको भी लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, जो भी एसेट्स है, एसेट्स को टोकन बनाया जाएगा और टोकन को फिर हम लोग यूज करेंगे, क्या बोलते हैं, उस टोकन को ही बेचेंगे और उसका सेटलमेंट हम लोग होलसेल CBDC से कर लेंगे। ठीक है। सपोज मान लो कि एक बैंक है, बैंक ए जो है वो कोई एसेट बेच रहा है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रहा है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या करेगा, पहले वो टोकन बना देगा, उस एसेट का टोकन बना देगा और उस टोकन को फिर कोई भी दूसरा कंपनी खरीद सकेगा। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड कंपनी है बी, तो ये इस टोकन को खरीदेगा और इसका पेमेंट जो है वो कैसे कर देगा, होलसेल CBDC से कर पाएगा। ठीक है। तो इस सिस्टम को हम लोग बोल रहे हैं यूनिफाइड मार्केट इंटरफेस। तो ये भी अभी चालू हुआ है। ठीक है। हम लोगों ने पायलट लॉन्च किया है फॉर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इतना ही याद रख लो। ठीक है। इसके बाद रेगुलेशन, सुपरविजन और गवर्नेंस का बात करें तो 11,000 सर्कुलर को हम लोगों ने कंसोलिडेट करके 244 मास्टर डायरेक्शन में कंसोलिडेट कर दिया है। ठीक है। साथ में हम लोग ग्रोथ एट रिस्क मॉडल को भी लॉन्च किए हैं। ये ग्रोथ एट रिस्क मॉडल क्या होता है, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अभी जो हम लोग का फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटीज है वो फ्यूचर का ग्रोथ को कितना इंपैक्ट करेगा। ठीक है। हम लोग का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो कितना रिस्क पे है आज का प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है। इस मॉडल को बोलते हैं ग्रोथ एट रिस्क। इसके बाद रैम्स, हम लोगों ने रेगुलेटरी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए और डिजिटाइज करने के लिए रैम्स लाया है। रैम्स का फुल फॉर्म क्या है, रेगुलेटरी एप्लीकेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बाद CIMS जो है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो है RBI का, जहां पर RBI सारा डेटा को रखता है, उस डेटा के अंदर क्लाउडेरा AI भी वो ला रहा है। तो जो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर क्लाउडेरा AI लेके आ रहा है RBI, ताकि AI का भी इस्तेमाल कर सके इतना सारा डेटा के ऊपर, बिग डेटा के ऊपर, है ना। इसके बाद RBI ने कम्युनिकेशन पॉलिसी 3.0 भी इंप्लीमेंट किया है, फोकसिंग ऑन एजिलिटी, एक्यूरेसी, एक्सेसिबिलिटी। मतलब कि जो भी कम्युनिकेशन हो वो फास्ट हो, एक्यूरेट हो और एक्चुअल में आसानी से पहुंच सके, कम्युनिकेट हो सके। ठीक है। ये हो गया। अब आखिर में है ग्लोबल प्लान्स एंड एंगेजमेंट। तो RBI जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि जो INR डिनोमिनेटेड लोन्स होगा वो अब भूटान, नेपाल और श्रीलंका के लोगों को दे सकेंगे हम लोग। साथ में जो नेपाल और भूटान के इंडिविजुअल है जो कि पाकिस्तान या बांग्लादेश के सिटीजन नहीं है, तो वो 100 रुपये के नोट्स अनलिमिटेड कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर उनका 100 रुपया से ऊपर वाला कोई नोट है तो वो सिर्फ 25,000 तक ही कैरी कर सकते हैं। इसके बाद सिंगापुर का फिनटेक फेस्टिवल हुआ था, जहां पर RBI, सेबी, IFSC, IRDI सब मिल करके इंडिया इनोवेशन पेविलियन इस्टेब्लिश किया और वहां पर जो भी फिनटेक का हम लोग का इनोवेशन है उसको शो ऑफ किया। ठीक है। इसके बाद में CSEN 24th एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ जहां पर RBI ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या कवर किया, सब कवर कर लिया हम लोगों ने, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि ग्लोबल इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखा हम लोगों ने। इसके बाद फिर इंडियन इकोनॉमी देखा, इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ, ट्रेड, इन्फ्लेशन, एक्सटर्नल सेक्टर सब देखा। फिर देखा हम लोगों ने गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का अभी फाइनेंसेस क्या है, डेट क्या है और गवर्नमेंट क्या कर रहा है। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि RBI का करंट स्टेटस क्या है, अब तक पिछले साल क्या क्या हुआ है वो देखा, और RBI इन फ्यूचर क्या क्या प्लान करके रखा हुआ है वो भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक का जितना भी डेटा है RBI एनुअल रिपोर्ट का, उसको इस तरीके से कवर किया, इस स्मार्ट तरीके से कवर किया कि सब आपको समझ में भी आया और याद भी रह जाएगा। देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है समझो, इसके नाम में ही सब कुछ छिपा हुआ है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड का इकोनॉमी किस तरह परफॉर्म कर रहा है उसका हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, उसका हम लोग आउटलुक कर रहे हैं, है ना। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये जो रिपोर्ट है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट फॉर RBI ग्रेड बी। इस रिपोर्ट को रिलीज कौन करता है, IMF रिलीज करता है इसको। IMF फोरकास्ट करता है ग्लोबल इकोनॉमी का, और इस रिपोर्ट को लेकर के आता है साल में 2 बार।
एक अप्रैल महीने में और एक सितंबर या फिर अक्टूबर महीने में, ठीक है। और आईएमएफ जो है ग्लोबल इकोनॉमी जब फोरकास्ट कर रहा होता है तो वो सारे इकोनॉमीज को दो भागों में बांटता है, एक एडवांस्ड इकोनॉमीज और दूसरा इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, ठीक है। तो एडवांस्ड इकोनॉमीज के अंदर जापान आ गया, यूएसए आ गया, और इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर चाइना आ गया, इंडिया आ गया, ये सब आ गया, ठीक है। इस बार जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आया है उसका टाइटल इन्होंने रखा है ग्लोबल इकोनॉमी इन द शैडो ऑफ वॉर। वॉर जो चल रहा है उसके इर्द गिर्द में ग्लोबल इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। तो ये है 2026 टाइटल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस फॉरकास्ट दिया है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉरकास्ट नहीं है, ये रेफरेंस फॉरकास्ट है। रेफरेंस फॉरकास्ट का मतलब कि आईएमएफ यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वॉर चल रहा है ना, वॉर इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रहा है ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, खत्म हो जाएगा, यही साल लगभग लगभग डन हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसको अज्यूम करते हुए ये फॉरकास्ट है, ठीक है। यानी हम लोग ये रेफरेंस ले रहे हैं कि ज्यादा दिन तक वॉर नहीं चलेगा, वॉर ठीक हो जाएगा, उसके हिसाब से फॉरकास्ट क्या है ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है और इंडियन इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी के लिए कुछ बात कहा गया है, कुछ इंडियन इकोनॉमी के लिए बात कहा गया है। इसके बाद इसके बाद फिर कुछ रिस्क है, ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ रिस्क है, इसके बारे में बात कहा गया है, और रिस्क से बचने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन दे रहा है वो भी यहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी को पहले, फिर इंडियन इकोनॉमी देखेंगे, फिर रिस्क देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्या रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी को देखो, तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ किस तरीके का होने वाला है। तो जब वॉर नहीं हुआ था उससे पहले आईएमएफ बोल रहा था कि 2026 में ग्रोथ होगा 3.4% और 2027 में ग्रोथ होगा 3.2%। अब जब वॉर हो गया है, अब क्या फोरकास्ट दे रहा है आईएमएफ, 2026 में 3.1% का ग्रोथ होगा ग्लोबल ग्रोथ, और 2027 में आपका 3.2% का ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर एनर्जी प्राइसेस जो है वो बढ़ते रह गया, अगर एनर्जी प्राइस बढ़ गया और बढ़ गया तो उस केस में जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, ग्रोथ 2.5% रहेगा, और इन्फ्लेशन जो है वो 5.4% रहेगा ये 2026 में, ठीक है। दोनों 2026 का बात हो रहा है। इसके बाद अगर मान लो कि एनर्जी प्राइस बढ़ गया तो ग्रोथ भी कम हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ गया। लेकिन अगर एनर्जी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से आपका क्रूड ऑयल आता है, तो क्रूड ऑयल जहां से आता है वहीं पर कुछ डैमेज हो गया, मान लो कि जो पोर्ट से क्रूड ऑयल आता था, एनर्जी आता था, वही पोर्ट टूट गया, पोर्ट में डैमेज हो गया, या फिर जहां पर हम लोग स्टोर करके रखे थे वही डैमेज हो गया। अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डैमेज होता है तो उस केस में ग्रोथ जो है वो और कम हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा 2% सिर्फ, और इन्फ्लेशन तो और भाग जाएगा, 6% प्लस हो जाएगा, अब 6% चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद मीडियम टर्म आउटलुक के बारे में बात कहा गया है कि 2028 से लेकर के 31 के बीच में जो ग्लोबल ग्रोथ रहेगा वो 3.1% रहेगा। प्री पैंडेमिक जो है हमारा ये जो ग्रोथ है 3.7% करके हुआ करता था, तो अभी जो है ग्लोबल ग्रोथ एनुअली अब कम हो गया है, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, समझ गए। ग्लोबल इन्फ्लेशन का बात करें तो 2025 में 4.1% रहा इन्फ्लेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन। 26 में ये बढ़ेगा 4.4% हो जाएगा, और फिर 2027 में फिर ये कम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वॉर की वजह से ये बढ़ेगा और वॉर कम हो जाएगा तो फिर ये इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। 2025 में अभी वॉर हुआ था ना, तो उसका तो इफेक्ट 2026 में दिखेगा, इसे 2026 में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वॉर है ये खत्म हो जाएगा 2027 में, फिर इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगा, सिचुएशन विल गेट बेटर, प्राइसेस विल गेट नॉर्मल, ओके। अब ग्लोबल ट्रेड का बात करते हैं। तो ग्लोबल ट्रेड जो है 2025 में 5.1% से ग्रो किया है, 2026 में 2.8% ही ग्रो करेगा, 2027 में 3.8% ग्रो करेगा, ठीक है। यानी 2025 में ही वॉर हुआ है और उसी समय में 5.1% का ग्रोथ भी हो गया, ये कैसे हुआ है। देखो, टैरिफ का चिंता से बहुत सारा कंट्री जो है वो पहले ही इंपोर्ट कर रहा था, फ्रंट लोडिंग कर लिया था इंपोर्ट का, तो जब फ्रंट लोडिंग करेगा इंपोर्ट का तो ट्रेड तो बढ़ ही जाएगा, इसलिए 2025 में ट्रेड बहुत बढ़ गया था। अब चूंकि 2025 में ट्रेड बहुत बढ़ गया है तो ऑटोमेटिकली है कि 2026 में थोड़ा ट्रेड कम होगा, इसलिए 2026 में ट्रेड 2.8% रहेगा और 2027 में 3.8% रहेगा, ठीक है। तो ग्लोबल इकोनॉमी आप समझ लिए। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात सुन लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या बोला है भाई, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बोला है कि इंडिया इकोनॉमी है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमी रहने वाला है। तो इंडियन इकोनॉमी विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज। यहाँ पर बोला गया कि 2025 में 7.6% का ग्रोथ है इकोनॉमी का, और 2026 में 6.5% रहेगा, 2027 में 6.5% रहेगा इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ, ठीक है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है नरेंद्र मोदी। इसका कारण कौन है,
तो इसका कारण है कि आईएमएफ बोल रहा है कि हम लोग ना पहले भी सोचे थे कि ये लोग थोड़ा सा कम ग्रो करेगा, इंडिया थोड़ा कम ग्रो करेगा, लेकिन इंडिया ज़्यादा ग्रो कर गया है। तो वही आईएमएफ बोल रहा है कि 2025 जो है उसका बेटर परफॉर्मेंस रहा है एज कम्पेयर टू आवर एक्सपेक्टेशन। इसीलिए हम लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो ग्रोथ है ये 2026 में भी आगे बढ़ेगा और कैरी फॉरवर्ड होगा। 2026 में और ग्रो करने का एक और कारण है कि जो यूएस टैरिफ है ये भी कम हो गया है। ठीक है, तो ये बोला रहा है, ये रीजन है। ओके, मेन रीजन है कि हमारे देश में ना डोमेस्टिक इकोनॉमी बढ़ रहा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है। अगर आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ा है तो आपको मालूम है कि क्यों बढ़ रहा है हमारा इकोनॉमी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी समझ लिए, ग्लोबल इकोनॉमी समझ लिए। अभी आते हैं हम लोग कि आईएमएफ क्या क्या रिस्क के बारे में बात किया है, हमारे दुनिया के अंदर क्या क्या रिस्क आ सकता है। तो कुछ डाउनसाइड रिस्क है, यानी कि क्या क्या नेगेटिव हो सकता है, और कुछ अपसाइड रिस्क है, कुछ पॉजिटिव भी तो हो सकता है, क्योंकि आपदा में ही अवसर मिलता है, तो कुछ हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि नेगेटिव क्या क्या करते हैं, फिर पॉजिटिव देखेंगे। ठीक, पहले नमक खा लेते हैं, फिर आराम से मस्त मस्त चीनी खाएंगे, है ना। पहले डाउन साइड रिस्क देखते हैं, क्या क्या रिस्क आ सकता है। जियो पॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है, ये टेंशन और भी बढ़ सकता है। एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ झगड़ा कर सकता है, दूसरा कंट्री तीसरा कंट्री के साथ झगड़ा कर सकता है। ठीक है, तो ये सब काम कर सकता है। अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगा, ट्रेड भी कम होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम होगा। दूसरा, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कि अगर हर कंट्री अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहता है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने करेगा, तो वो क्या करेगा, दूसरा कंट्री के साथ ज़्यादा ट्रेड नहीं करेगा, दूसरा कंट्री का जो सामान आएगा उसको टैरिफ लगा देगा। और तो इससे क्या होगा, ट्रेड कम होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा क्योंकि टैरिफ लगा दे रहा है, और ग्रोथ कम हो जाएगा। तो राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म दूसरा कारण है। तीसरा कारण है हाई पब्लिक डेट। बहुत सारा कंट्री जो है इस समय क्राइसिस के समय में पब्लिक डेट लेता है, यानी कि लोन लेता है। ठीक है, तो बहुत सारा कंट्री का गवर्नमेंट अगर लोन लेगा, तो अगर लोन लेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर मान लो सरकार लोन लेगा, सब तो सरकार को लोन देने लगेगा, बैंक लोग भी सरकार को लोन देने लगेगा, तो सरकार को लोन देने लगेगा तो बैंक के पास फंड कम रहेगा, और फंड कम होने लगेगा तो बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बैंक, तो जो नॉर्मल इंसान है, प्राइवेट लोग है, प्राइवेट लोग तो लोन नहीं ले पाएगा। अगर प्राइवेट लोन नहीं ले पाएगा तो वो आगे इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो ग्रोथ कम हो जाएगा। यानी सरकार का तो लोन लोन का ये बढ़ जाएगा ना, सरकार का भी लोन का बर्डन बढ़ जाएगा, और हम लोग का जो ग्रोथ है वो भी रुक जाएगा। तो हाई पब्लिक डेट से ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक रिस्क है। ठीक है, ये भी एक रिस्क है। इसके बाद ओवर एस्टिमेशन ऑफ एआई गेन। अब देखो, एआई को लेकर के अगर लोग सोच रहे हैं कि बहुत ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा, छोटा छोटा जो एआई टूल्स बना रहा है उस कंपनी को भी अगर मान लो कि हम लोग बहुत बूस्ट कर दे रहे हैं, उन कंट्रीज में हम लोग मतलब उस इन्वेस्टमेंट हम लोग ज़्यादा कर दे रहे हैं एआई को लेकर के, और उतना रिटर्न नहीं निकल के आ पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा तो वेल्थ खत्म हो जाएगा, बहुत सारा वेल्थ खत्म हो जाएगा, इंडिया में जो पैसा आया है वो पैसा वापस चला जाएगा दूसरे कंट्री में, हमारा करेंसी वीक हो जाएगा। तो बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है अगर हम लोग एआई गेन्स का ओवर एस्टिमेशन कर लिए हैं, यानी एआई से कितना फायदा होगा इसको हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लिए हैं। तो ये सब 4 प्रॉब्लम है जो कि आ सकता है। ठीक है, अपसाइड रिस्क क्या क्या है, यानी कि कुछ अच्छा भी तो हो सकता है, आपदा में कुछ तो अवसर होगा। क्या अवसर है, पहला कि जो एआई प्रोडक्टिविटी हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ओवर एस्टिमेट कर लेंगे, ऐसा तो हो सकता है कि हम लोग ओवर एस्टिमेट ना कर रहे हो, हम लोग एक्चुअली में जो सोच रहे हैं वही हो। तो एआई की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, है ना, एआई से लोगों को बहुत सारा बेनिफिट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आ सकता है। जब आदमी को प्रॉब्लम आता है, जब क्राइसिस आता है, तो क्या होता है, बहुत सारा कंट्री ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आता है। ठीक है, जब इंडिया में भी क्राइसिस आया था 1991 में, तब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, और उसके वजह से फिर हम लोग आगे बढ़ते ही गए। तो उसी तरीके से बहुत सारे कंट्री में जब प्रॉब्लम आता है तो वहां पर स्ट्रक्चर रिफॉर्म भी आता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इनोवेशन आए, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स आए ताकि बिजनेस भी आगे ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद फिर हो सकता है कि सबके बीच में जो मन मुटाव है वो ठीक हो जाए, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, तो उस केस में टैरिफ ठीक हो जाएगा और बेटर ट्रेड नेगोशिएशन हो पाएगा, तो हमारा देश और दूसरे का भी देश, तीसरे का भी देश फल फूल सकेगा। ठीक है, तो ये सब रिस्क हो गया, एक डाउन साइड रिस्क और ये अप साइड रिस्क। क्लियर। अभी देख लेते, कुछ रिकमेंडेशन भी दिया गया था। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया गया भाई, क्या क्या ज्ञान दिया गया है।
पहला बोला गया है कि आप लोग जो है वो करंट पॉलिसी चैलेंज को बैलेंस करो, मतलब कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करो और ग्रोथ को भी पुश करो। आप लोग जानते हो कि अगर हम लोग ग्रोथ के लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिए तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो ग्रोथ को भी पुश करना है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। इसको देखते हुए ही हम लोग बैलेंस करना पड़ेगा जो अभी जो पॉलिसी है उसको। तो करंट पॉलिसी चैलेंज जो है उसको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहे और ग्रोथ भी बढ़ता रहे, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को डोमेस्टिक पॉलिसीज जो है उसको स्ट्रेंथन करना होगा, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी जो भी हम लोग लेकर के आएंगे वो क्रेडिबल मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए, यानी कि डेटा के बेस पे ही मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए। दूसरा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम लोग जो है डॉलर का दाम बढ़ रहा है ना, तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर को बेच दे रहे हैं ताकि डॉलर का सप्लाई भी बढ़े वर्ल्ड इकोनॉमी में और डॉलर का दाम गिर जाए। तो अगर हम लोग ये करने जाएंगे और अगर हम लोग ओवर कर दिए तो हम लोग सारा डॉलर कहीं बेच देंगे तो भाई हम लोग दिक्कत पड़ जाएंगे। तो हम लोग को उसमें भी बैलेंस रखना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को कुछ डॉलर तो बेचना होगा ताकि हम लोग का करेंसी वीक ना हो जाए, लेकिन सारा भी नहीं बेचना होगा, कंट्रोल भी करना पड़ेगा, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फॉलो करना पड़ेगा कंट्रीज को, ठीक है। इसके बाद मीडियम टर्म ग्रोथ प्रमोट करना पड़ेगा, जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर के आने पड़ेंगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आगे बढ़े, स्किल डेवलपमेंट लोगों का हम लोग कराना होगा, लेबर मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स लेकर के आना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिजिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो धीरे धीरे करके लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ग्रोथ भी ऊपर होगा, ग्रोथ भी होगा, धीरे धीरे करके फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये होगा, तो मीडियम टर्म ग्रोथ करने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि डेमोग्राफिक और क्लाइमेट चैलेंज को भी एड्रेस करो, ठीक है। डेमोग्राफिक का मतलब कि आपके देश में जो जनता है वो कैसा है, मान लो कि इंडिया के केस में इंडिया में यूथ बहुत ज्यादा है, तो यूथ को जॉब दो, ये काम आपका होना चाहिए। या फिर आपके कंट्री के अंदर यूथ नहीं है, बुजुर्ग लोग हैं, तो बुजुर्ग लोग के लिए पेंशन का रिफॉर्म्स लेकर के आओ, ये बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद फिर वुमेन को प्रमोट करो पब्लिक सॉरी वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर, लेबर फोर्स में ज्यादा से ज्यादा वुमेन को लेकर के आओ, है ना। इसके बाद क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करो, यानी कि आप देख पा रहे हो कि क्लाइमेट चैलेंज हो रहा है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्लीन एनर्जी को यूज करो ना, सोलर एनर्जी को यूज करो, विंड एनर्जी को यूज करो, ये सब को यूज करो, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग कर उसके बाद क्लाइमेट एडेप्टेशन करो, यानी कि आपको पता है कि डिजास्टर हो सकता है, तो आप डिजास्टर से बचने के लिए पहले से ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाओ कि वो डिजास्टर्स को कई हद तक मैनेज कर सके, ठीक है। तो क्लाइमेट का एडेप्टेशन करो। इसके बाद लास्ट बोल रहा है कि दोस्ती करो दोस्त, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है, दोस्ती करो, ये बोल रहा है पांचवा। रिस्टोर इंटरनेशनल कॉपरेशन, ट्रेड बैरियर जो आप लोग चालू कर रहे हो, ट्रेड बैरियर कम करो, नॉन ट्रेड बैरियर जो है वो भी कम करो, ठीक है। और ग्लोबल पॉलिसी कोऑर्डिनेट करो और कोशिश करो कि जो ट्रेड रूल्स है WTO के साथ मिल करके ट्रेड रूल्स को और भी मॉडर्नाइज करो। ये सब रिकमेंडेशंस भी आया, ठीक है। तो आप रिकमेंडेशंस भी देख लिए और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को आप पूरा समझ लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, क्योंकि आया होगा, अगर आया है तो लाइक कर दो दोस्त, लाइक से पीछे मत हटो, पाप के भागी क्यों बन रहे हो, लाइक कर दो और कमेंट करो। आपका एक एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा फील देता है अंदर से, ठीक है। और हमको एनर्जी भरता है कि मैं आपके लिए और काम करूँ, तो आप कमेंट जरूर करो, मैं आपका कमेंट के भरोसे बैठा हुआ हूँ। इसके बाद आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा, मतलब आपके दोस्तों को बहुत फायदा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। आप दूसरे का मदद करोगे तो भगवान आपको मदद करेगा। इसके बाद फिर आप सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन नियर फ्यूचर, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।